सभी की निगाहें उस ओर मुड़ गईं और उन्होंने देखा कि पशुपालन संप्रदाय का युवा मालिक भैरव उस अराजक खाई से उड़कर बाहर आ रहा था। विराट ने न केवल भाई ब्रजेश की हत्या की है, बल्कि उसने ठाकुर परिवार, वर्मा परिवार, पशुपालन संप्रदाय और वरुण महल के ढेरों शिष्यों का भी कत्लेआम किया है। यहां तक कि मेरे 2 जन्मजात आत्मा जानवर भी उसके हाथों मारे गए। अगर मेरे और भाई ठाकुर विजय के पास पलायन का खजाना नहीं होता तो शायद हम भी उसकी क्रूरता का शिकार हो गए होते, भैरव ने आगे बढ़ते हुए भारी आवाज में कहा। भैरव के शब्दों ने एक बार फिर सभी को चौंका दिया। आखिर यह कैसे हो सकता है? विराट की ताकत इतनी ज्यादा कैसे हो सकती है कि भैरव और ठाकुर विजय जैसे मार्शल आर्ट्स के दिग्गज भी उसका मुकाबला न कर सकें और उन्हें अपनी जान बचाने के लिए पलायन खजाने का सहारा लेना पड़े? भैरव, तुम बकवास कर रहे हो। विराट, जो महज एक लघु महान क्षेत्र का योद्धा है, वह तुम्हारा मुकाबला कैसे कर सकता है? तुम कह रहे हो कि विराट ने तुम में से इतने लोगों को मार डाला और तुम्हें और ठाकुर विजय को भागना पड़ा। अगर झूठ बोलना ही है तो कम से कम ऐसा बोलो जिस पर यकीन किया जा सके। क्या तुम्हें लगता है कि हम सब बेवकूफ हैं? वैदेही से रहा न गया और वह बोल पड़ी। वैदेही की बात सुनकर सभी शक की निगाहों से भैरव को देखने लगे, यह जानने के लिए कि वह अब क्या सफाई देगा, क्योंकि वैदेही का सवाल वही था जो सबके मन में था। हालांकि विराट ताकतवर था, लेकिन पृथ्वी रैंकिंग के शीर्ष 300 योद्धाओं का मुकाबला करना उसके लिए मुश्किल होना चाहिए था। लेकिन यह कहना कि ठाकुर विजय और भैरव जैसे शीर्ष 10 योद्धा भी विराट के सामने टिक नहीं पाए, यह बात गले नहीं उतर रही थी। खासकर ठाकुर विजय, जो महायोद्धा मानव और शिखा शर्मा के बाद इस मध्य महाद्वीप मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट का सबसे ताकतवर प्रतिभागी था। अगर ठाकुर विजय भी विराट का मुकाबला नहीं कर सकता तो क्या इसका मतलब यह है कि विराट की ताकत शिखा शर्मा और महायोद्धा मानव के बराबर है? ऐसी बात पर यकीन करना मुश्किल था। आखिरकार विराट कम से कम अभी तक महान क्षेत्र तक भी नहीं पहुंचा था। भले ही उसकी प्रतिभा कितनी भी राक्षसी क्यों न हो, उसे इतना ताकतवर नहीं होना चाहिए था। विराट की ताकत स्वाभाविक रूप से हमारे मुकाबले कुछ भी नहीं है, लेकिन वह छोटा जानवर बेहद चालाक और धोखेबाज है। उसके पास कई चालें हैं। उसके पास न केवल एक शक्तिशाली आध्यात्मिक पत्थर वाला जादुई हथियार है जो नवनाग दिव्य अग्निढाल की नकल है, बल्कि उसके पास एक बेहद खतरनाक पुतला भी है। भैरव ने ठंडी सांस लेते हुए कहा। इसके अलावा वह अकेला नहीं है। हमारे शिष्यों को मारने में शामिल एक और व्यक्ति है, माया, जो उनकी तलवार संप्रदाय की ही एक साथी योद्धा है। बकवास भैरव, तुम बेहद बेशरम हो। जैसे ही भैरव ने बोलना खत्म किया, एक बेहद गुस्से वाली आवाज गूंज उठी। सभी ने मुड़कर देखा और पाया कि अराजक खाई से एक और व्यक्ति उड़कर बाहर आ रहा था। यह कोई और नहीं बल्कि माया थी, जिसका जिक्र अभी भैरव ने किया था। तुम नीच इंसान, तुम सच को झूठ में बदल रहे हो। माया ने आगे बढ़कर भैरव को घूरते हुए गुस्से से चिल्लाया। ठाकुर विजय, उस कमीने ने मुझ पर पहले हमला किया था, तुम ये क्यों नहीं बताते? वह मुझे जान से मारना चाहता था। क्या तुम उम्मीद करते हो कि मैं बस खड़ी रहती और उसे मुझे मारने देती बिना कोई विरोध किए? अगर विराट ने सही समय पर मुझे नहीं बचाया होता तो मैं तुम्हारे कहर का शिकार हो चुकी होती। बेशरम लोगों का झुंड, तुम सबने मिलकर मुझ पर हमला किया और अब यहां आकर मुझ पर झूठा इल्जाम लगाने की हिम्मत भी करते हो। माया दीदी जो कह रही हैं वह बिल्कुल सच है, मैं उनकी गवाही दे सकती हूँ। इसी समय एक और आवाज गूंजी। यह स्वर लहरी आश्रम की युवा स्वामिनी रागिनी थी, जो अराजक खाई से उड़कर बाहर आई थी। रागिनी, तुम आखिरकार बाहर आ ही गई। मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी। साध्वी स्वरा, जो स्वर लहरी आश्रम की प्रमुख थीं, ने रागिनी को बाहर आते देख खुशी और आश्चर्य से कहा, गुरुमां। रागिनी ने आगे बढ़कर साध्वी स्वरा को प्रणाम किया और दुखी होकर कहा, गुरुमां, मैं अयोग्य हूं। शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र में मैं अपने साथी शिष्यों की रक्षा करने में असमर्थ रही, जिसके परिणाम स्वरूप उनमें से कई उन राक्षसों के हाथों मारे गए। यह तुम्हारी गलती नहीं है। यह अच्छा है कि तुम जिंदा बाहर आ गई, यह बहुत अच्छा है। साध्वी स्वरा ने नम आंखों से रागिनी को देखा और राहत की सांस लेते हुए कहा। उन्होंने कभी शादी नहीं की थी और उनकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए रागिनी उनके लिए बेटी जैसी थी। यह देखकर कि रागिनी अभी तक शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र से बाहर नहीं आई थी, वह बेहद चिंतित थी। गुरुमां, मेरे साथी शिष्य और मैं माया दीदी की मदद से ही शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र से जिंदा बाहर निकल पाए। अगर माया दीदी ने हमें नहीं बचाया होता तो शायद हम बहुत पहले ही उन राक्षसों के पेट में समा चुके होते। इसलिए मैं माया दीदी के साथ अन्याय होते हुए चुपचाप नहीं देख सकती। रागिनी ने साध्वी स्वरा से कहा। बिल्कुल, हमारा स्वर लहरी आश्रम न्याय के पक्ष में खड़ा रहेगा। हम दूसरों को तथ्यों को तोड़ने, मरोड़ने और निर्दोष लोगों को गलत ठहराने की इजाजत नहीं दे सकते। साध्वी स्वरा ने सहमति में सिर हिलाया। साध्वी स्वरा के शब्द सुनकर रागिनी को राहत मिली। उसे चिंता थी कि कहीं उसकी गुरुमां उसे इस मामले में पड़ने से रोक न दें। अब अपनी गुरुमां के समर्थन के साथ रागिनी के मन में कोई हिचकिचाहट नहीं थी। ठाकुर विजय, भैरव, तुम लोगों ने पहले माया दीदी पर हमला किया। बाद में जब विराट उनकी मदद के लिए आए तो भीषण लड़ाई हुई जिसमें तुम्हारे कई लोग मारे गए या घायल हो गए, और अब तुम ही लोग सबसे पहले बाहर आकर सच को तोड़ मरोड़ रहे हो और झूठे आरोप लगा रहे हो। क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? रागिनी ने ठाकुर विजय और भैरव की ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा। माया ने स्वर लहरी आश्रम के शिष्यों की जान बचाई थी, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से माया के पक्ष में मजबूती से खड़ी थी। इसके अलावा यह ठाकुर विजय और भैरव ही थे जो पहले सच को छिपा रहे थे। रागिनी, मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि बोलने से पहले सोच लो। हमारा ठाकुर परिवार ऐसा नहीं है जिस पर तुम्हारा स्वर लहरी आश्रम कीचड़ उछाल सके। रागिनी की बात सुनकर ठाकुर परिवार के युवा वारिस ठाकुर वीरेन ने उसे घूरा और ठंडे स्वर में कहा। उसकी बातों में धमकी साफ थी। ठाकुर वीरेन के शब्द सुनकर साध्वी स्वरा के चेहरे का रंग थोड़ा बदल गया। हालांकि स्वर लहरी आश्रम 5 प्रमुख संप्रदायों में से एक था, लेकिन उनकी ताकत उन सब में बहुत ज्यादा नहीं मानी जाती थी और वे 3 प्राचीन कुलीन परिवारों में से एक ठाकुर परिवार की शक्तिशाली ताकत का मुकाबला करने से कोसों दूर थे। अगर उन्होंने सचमुच ठाकुर परिवार को नाराज कर दिया तो उनके स्वर लहरी आश्रम को भविष्य में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता था। ठाकुर वीरेन, क्या बात है? तुम्हारे ठाकुर परिवार ने ये घिनौने काम किए हैं और अब तुम लोगों को सच बोलने भी नहीं दोगे? एल्डर योगिता ने तंज कसा। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारा ठाकुर परिवार दाव संघ में सब कुछ नियंत्रित कर सकता है? फिर एल्डर योगिता ने रागिनी की ओर मुड़कर कहा, बेटी डरो मत। अगर ठाकुर परिवार ने आज की घटना की वजह से तुम्हारे स्वर लहरी आश्रम के लिए कोई मुसीबत खड़ी करने की जरूरत की तो मैं योगिता सबसे पहले विरोध करूंगी। चाहे जो हो जाए, मैं योगिता तुम्हारी रक्षा करूंगी। मौसी योगिता सही कह रही हैं। मेरा दिव्य पवन महल ऐसी गुंडागर्दी, तानाशाही और कपटी हरकतों को बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करेगा। हम उन लोगों को जो सच बोलने की हिम्मत करते हैं बेशरम खलनायकों के बदले की कार्रवाई का शिकार नहीं होने देंगे। दाव संघ के न्याय को बनाए रखना हमारे दिव्य पवन महल की अटूट जिम्मेदारी है। इसी समय महारानी रेणुका ने भी अपनी बात रखी। महारानी रेणुका और एल्डर योगिता की बातें सुनकर साध्वी स्वरा को काफी राहत महसूस हुई। अगर स्वर लहरी आश्रम को अकेले ठाकुर परिवार की धमकी का सामना पड़ता तो यह उनके लिए एक आपदा होती, लेकिन दिव्य पवन महल के हस्तक्षेप के साथ चीजें अलग थीं। दिव्य पवन महल की ताकत अब पहले जैसी नहीं रही थी। इसमें न केवल 2 दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ महारानी रेणुका और एल्डर योगिता थीं, बल्कि सूर्यवीर जैसा शीर्ष स्तर का योद्धा भी था जो ठाकुर विक्रमादित्य को हराने में सक्षम था। खड़े होने के वादे के साथ उनके स्वर लहरी आश्रम को ठाकुर परिवार की धमकी से डरने की जरूरत नहीं थी।
इसके अलावा चूंकि बात यहां तक पहुंच ही चुकी है तो पक्ष चुनना और उस पर कायम रहना ही बेहतर है। रागिनी, हमें बस सच बताओ, हमारा स्वर लहरी आश्रम 5 महान संप्रदायों में से एक होने के नाते आसानी से डराया नहीं जा सकता। हालांकि हम में से ज्यादातर महिलाएं हैं, लेकिन हमारे स्वर लहरी आश्रम में रीढ़ की हड्डी और स्वाभिमान है। साध्वी स्वरा ने रागिनी की ओर देखते हुए कहा। जी गुरु मां। साध्वी स्वरा के शब्द सुनकर रागिनी को तसल्ली हुई। आदरणीय वरिष्ठों, मैंने जो कुछ भी कहा है वह सत्य है, इसमें रत्ती भर भी झूठ नहीं है। मैं अपनी बातों की सच्चाई साबित करने के लिए स्वर्गीय दांव की शपथ ले सकती हूँ। रागिनी ने सभी की ओर देखते हुए कहा। रागिनी के शब्द सुनकर सभी के चेहरे के भाव थोड़े बदल गए। चूंकि रागिनी ने ऐसी बात कहने की हिम्मत की, इसका मतलब था कि उसने जो कहा वह वाकई सच था। क्योंकि अगर रागिनी झूठ बोल रही होती और उसने स्वर्गीय दांव की शपथ लेने की हिम्मत की होती तो वह अपनी मौत को दावत दे रही होती। यह देखकर ठाकुर वीरेन का चेहरा बेहद बदसूरत हो गया। स्वर लहरी आश्रम वास्तव में ठाकुर परिवार का कोई सम्मान नहीं कर रहा था। जब से ठाकुर विक्रमादित्य और उनके बेटे को सूर्यवीर ने हराया था, ऐसा लगता था कि कोई भी और हर कोई उनके परिवार को। रागिनी, तुमने केवल वही देखा जो बाद में हुआ। तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं पता कि पहले क्या हुआ था। ठाकुर विजय ने तंज कसा। हमने माया पर हमला इसलिए किया ताकि उसे पकड़कर विराट को बाहर आने पर मजबूर कर सकें, ताकि हम विराट से साथी ब्रजेश के लिए न्याय मांग सकें। विराट ने खजाने की खातिर साथी ब्रजेश को मार डाला। ऐसा निर्दयी और क्रूर व्यक्ति सभी की निंदा का पात्र है। उसे इतनी आसानी से छोड़ा नहीं जा सकता। उसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए, वरना क्या यह ऐसे व्यवहार को बढ़ावा देना नहीं होगा? भविष्य में हमारे दांव संघ के पास क्या नियम रह जाएंगे? नियम? तुम्हारा ठाकुर परिवार दांव संघ के नियमों की बात करने की जरूरत करता है? एल्डर योगिता ने तंज कसा। सूर्यवीर का शिकार करने के लिए तुम्हारे ठाकुर परिवार ने न केवल सैकड़ों अर्धचरण दिव्य विकास लोक विशेषज्ञों को भेजा, बल्कि ठाकुर विक्रमादित्य खुद सूर्यवीर पर हमला करने के लिए दक्षिणी महाद्वीप आए। तुम्हारे ठाकुर परिवार को कोई शर्म नहीं है, फिर भी तुम दांव संघ के नियमों की बात करने की हिम्मत करते हो। अगर तुम इस व्यवहार को कड़ी सजा देना चाहते हो तो पहले उस बूढ़े कुत्ते ठाकुर विक्रमादित्य को सजा दो, वरना यहां अपनी फजीहत मत कराओ। योगिता, तुमने हद पार कर दी है। मेरा ठाकुर परिवार ऐसी बेइज्जती कैसे बर्दाश्त कर सकता है? एल्डर योगिता के शब्द सुनकर ठाकुर वीरेन तुरंत गुस्से में दहाड़ पड़ा। क्या तुम्हारा ठाकुर परिवार बिना किसी मर्यादा के ऐसे बेशरम काम कर सकता है और अब तुम लोगों की बातों से डर रहे हो? एल्डर योगिता ने उपहास किया। अगर तुम्हें तसल्ली नहीं है तो आओ और मुझसे लड़ो। एल्डर योगिता के शब्द सुनकर ठाकुर वीरेन और ठाकुर परिवार के बुजुर्गों के माथे पर नसें उभर आईं और वे इतने गुस्से में थे कि मानो आग उगल रहे हों। दुर्भाग्य से वे कितने भी गुस्से में क्यों न हो, वे एल्डर योगिता के सामने शक्तिहीन थे। एल्डर योगिता अब दिव्य विकास लोक की एक शक्तिशाली विशेषज्ञ थी। अगर उन्होंने हमला करने की हिम्मत की तो उनके स्वभाव को देखते हुए वह कोई रहम नहीं दिखाएंगी, या तो उन्हें मार डालेंगी या अपाहिज कर देंगी। अहम विराट ने वास्तव में इस मामले में हद पार कर दी है। दांव संघ के नियमों के अनुसार उसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए। एल्डर फणीश्वर ने 2 बार खांसा और बोले। फणीश्वर, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम विराट को छूकर तो देखो। मेरा यकीन करो, मैं तुम्हें एक ही तलवार से 2 टुकड़ों में काट दूंगी। यह सुनकर एल्डर योगिता का चेहरा काला पड़ गया और उन्होंने गुस्से में एल्डर फणीश्वर को घूरा। ठाकुर परिवार के प्रति इस बूढ़े कुत्ते का पक्षपात बहुत ज्यादा जाहिर था। गुस्ताखी! एल्डर योगिता के शब्द सुनकर एल्डर फणीश्वर का चेहरा काला पड़ गया और उन्होंने ठंडे स्वर में कहा। योगिता, यह मत सोचो कि सिर्फ इसलिए कि तुमने दिव्य विकास लोक में सफलता प्राप्त कर ली है तुम दांव संघ के नियमों की अवहेलना कर सकती हो। मेरा दांव संघ तुम्हारे दिव्य पवन महल की मनमानी के लिए नहीं है। क्या तुम्हें वाकई लगता है कि तुम्हारा दिव्य पवन महल दांव संघ में सब कुछ नियंत्रित कर सकता है? अब जब विराट दांव संघ में शामिल हो गया है और उसका दांव पुत्र बन गया है तो उसे कैसे निपटना है यह हमारे दांव संघ का आंतरिक मामला है और इसमें तुम्हारे दिव्य पवन महल का कोई लेना देना नहीं है। एल्डर फणीश्वर के शब्द सुनकर एल्डर योगिता एक पल के लिए अवाक रह गई। एल्डर फणीश्वर ने जो कहा वह वाकई सच था। विराट अब दांव संघ का एक दांव पुत्र बन चुका था और उससे निपटना वास्तव में दांव संघ का आंतरिक मामला था। विराट के दांव पुत्र बनने से पहले वह उसकी रक्षा के लिए जबरदस्ती हस्तक्षेप कर सकती थी, लेकिन अब दांव पुत्र के रूप में विराट की स्थिति उनके हस्तक्षेप में बाधा बन गई थी। यह सोचते हुए एल्डर योगिता को खींच महसूस हुई। सूर्यवीर को न जाने क्या सूझी थी। उसने विराट को दांव संघ में शामिल क्यों होने दिया? क्या यह विराट को शेर की मांद में भेजने जैसा नहीं था? अब क्योंकि विराट दांव संघ का दांव पुत्र बन गया था, उन्होंने उसकी रक्षा करने का अपना बहाना खो दिया था। और फणीश्वर, उस बूढ़े कुत्ते के पास विराट से निपटने का एक कारण था। एल्डर फणीश्वर, मुझे लगता है कि इस मामले पर भाई विराट के शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र से बाहर आने के बाद आमने सामने चर्चा की जानी चाहिए। क्या अब एक पक्ष की कहानी के आधार पर निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी नहीं होगी? जैसे ही दोनों पक्ष आपस में भिड़ने वाले थे, अचानक एक आवाज गूंजी। सभी ने मुड़कर देखा और पाया कि बोलने वाला कोई और नहीं बल्कि महायोद्धा मानव था, जो दांव संघ के 10 दांव पुत्रों में से एक था। यह देखकर सभी हैरान रह गए। महायोद्धा मानव वास्तव में विराट के पक्ष में बोलेगा, यह ऐसी बात थी जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। आखिरकार महायोद्धा मानव का अहंकारी स्वभाव जग जाहिर था। वह दांव संघ के कई आरोहण लोक के बुजुर्गों को भी गंभीरता से नहीं लेता था। उसका पूरा ध्यान केवल अपनी मार्शल आर्ट्स साधना पर रहता था। वह बाहरी मामलों पर शायद ही कभी ध्यान देता था। दांव संघ के भीतर वह न तो युद्ध समर्थक और न ही शांति समर्थक पक्ष में था, क्योंकि उसे ऐसी बहसों की परवाह ही नहीं थी। उसका सारा ध्यान उसके मार्शल आर्ट्स प्रशिक्षण पर केंद्रित था। लेकिन आज उसने वास्तव में विराट के लिए आवाज उठाई। यह सचमुच अभूतपूर्व था। महायोद्धा मानव, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? एल्डर फणीश्वर ने महायोद्धा मानव की ओर देखा। उनकी नजरें थोड़ी सख्त हो गईं और उन्होंने उदासीनता से कहा, महायोद्धा मानव दांव संघ के 10 दांव पुत्रों में से एक होने के नाते उनके चेहरे पर उनके फैसले पर सवाल उठाने की हिम्मत कर रहा था। यह दांव संघ बुजुर्ग परिषद के एक एल्डर के रूप में उनके लिए काफी अपमानजनक था। एल्डर फणीश्वर, मेरा मानना है कि पूरे मामले की गहन जांच के बाद ही इस पर कोई फैसला लिया जाना चाहिए। यह केवल ठाकुर विजय और भैरव के बयानों के आधार पर जल्दबाजी में नहीं किया जाना चाहिए बिना भाई विराट से मिले। मुझे लगता है कि यह बहुत अनुचित है और भाई विराट के साथ बहुत अन्याय भी। महायोद्धा मानव ने सीधे एल्डर फणीश्वर की ओर देखते हुए शांत भाव से कहा। महायोद्धा मानव एल्डर फणीश्वर के दबाव से विचलित नहीं हुए। दांव संघ के शीर्ष 10 दांव पुत्रों में से एक और पृथ्वी रैंकिंग पर नंबर 1 मार्शल आर्ट्स विलक्षण प्रतिभा के रूप में उनका दांव हृदय बेहद दृढ़ था। वह एल्डर फणीश्वर की डराने वाली निगाहों की वजह से पीछे हटने या समझौता करने वाले नहीं थे। शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र में उन्हें विराट से मदद मिली थी और यह विराट के मार्गदर्शन के कारण ही था कि वह शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र में नहीं भटके और उससे बाहर निकलने में सफल रहे। महायोद्धा मानव एक बहुत स्वाभिमानी व्यक्ति थे और वह विराट का एहसान अपने सिर नहीं रखना चाहते थे। इसके अलावा उन्होंने एक बार विराट से कहा था कि अगर वह शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र से जीवित निकल सके तो वह निश्चित रूप से विराट के एहसान का बदला चुकाएंगे। महायोद्धा मानव जैसे स्वाभिमानी व्यक्ति के लिए वे अपने वादों को बहुत महत्व देते थे। अब एल्डर फणीश्वर का अनुचित फैसला देखकर वे स्वाभाविक रूप से हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकते थे।
बिल्कुल सही। ठाकुर परिवार किस तरह के लोग हैं और पशुपालन संप्रदाय किस तरह के लोग हैं, क्या हम नहीं जानते? उनकी बातों के सच होने की गारंटी बिल्कुल नहीं दी जा सकती। इसी समय वैदेही ने भी आवाज उठाई। इसके अलावा एल्डर फनीश्वर, क्या आप दाव संघ का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं? आप केवल अपना प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। गुस्ताखी। वैदेही के शब्द सुनकर एल्डर फनीश्वर का चेहरा गुस्से से पीला पड़ गया। उन्होंने वैदेही को घूरा और गुस्से से चिल्लाए, तुम बदतमीज लड़की, मेरे सामने ऐसी बकवास करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या बकवास? मैं बस तथ्यों को बता रही हूं। आप मुझे क्यों घूर रहे हैं? क्या मैं गलत हूं? आप मुझे धमकाना चाहते हैं? अगर हिम्मत है तो मुझे छू कर दिखाएं। वैदेही एल्डर फनीश्वर के गुस्से से बिल्कुल नहीं डरी और उसने पलटकर तीखी नजरों से देखा। तुम यह सुनकर एल्डर फनीश्वर गुस्से से कांपने लगे। एल्डर फनीश्वर, मेरा मानना है कि सीनियर भाई मानव और जूनियर बहन वैदेही बिल्कुल सही कह रहे हैं। यह मामला बहुत महत्व का है और इसे दाव संघ बुजुर्ग परिषद द्वारा संभाला जाना चाहिए, न कि आपके द्वारा। एल्डर फनीश्वर एक तरफा कार्रवाई करते हुए हेमंत ने भी अपनी बात रखी। कृपया सतर्क रहें एल्डर फनीश्वर। महायोद्धा मानव, वैदेही और हेमंत के बाद कई अन्य दाव शिष्यों ने भी अपनी आवाज उठाई। यह देखकर एल्डर फनीश्वर का चेहरा बेहद बदसूरत हो गया। उन्होंने अभी कहा था कि विराट से निपटना दाव संघ का आंतरिक मामला है और एल्डर योगिता और अन्य दिव्य पवन महल के योद्धाओं को हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं है। लेकिन अब दाव संघ के विभिन्न दाव शिष्य ही उनका विरोध कर रहे थे, जिससे वे अवाक रह गए, क्योंकि महायोद्धा मानव, वैदेही और हेमंत सभी दाव संघ के दाव शिष्य थे और उन्हें इस मामले पर बोलने का अधिकार था। इसके अलावा ये तीनों दाव संघ के साधारण दाव शिष्य नहीं थे, बल्कि दाव संघ के शीर्ष 10 दाव पुत्रों में से थे। 10 महान दाव पुत्रों में से 3 का संयुक्त प्रभाव एल्डर फनीश्वर से बहुत कम नहीं है। यदि इतने सारे दाव पुत्र एकमत होकर उनका विरोध करते हैं और एल्डर फनीश्वर फिर भी अपनी मनमानी करने पर अड़े रहते हैं, तो एल्डर योगिता और महारानी रेणुका के पास हस्तक्षेप करने का बहाना होगा। उस स्थिति में भले ही एल्डर योगिता और महारानी रेणुका द्वारा उनकी अच्छी तरह धुनाई कर दी जाए, दाव संघ शायद परवाह नहीं करेगा, क्योंकि यह शुद्ध रूप से एल्डर फनीश्वर का व्यक्तिगत स्कोर निपटाने का मामला है, न कि दाव संघ के नियमों को बनाए रखने का। वास्तव में भले ही वे एल्डर योगिता और महारानी रेणुका द्वारा गंभीर रूप से घायल हो जाएं, दाव संघ न केवल उनकी मदद के लिए नहीं आएगा, बल्कि उनके दाव संघ लौटने के बाद उनकी जिम्मेदारी भी तय करेगा। एल्डर फनीश्वर, इस मामले को वास्तव में सावधानी से संभाला जाना चाहिए और जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लिया जाना चाहिए। रत्न भंडार संप्रदाय के प्रमुख सेठ लालचंद ने भी इस समय बात की। बिल्कुल, मुझे भी लगता है कि यह मामला एक तरफा कहानी पर आधारित नहीं होना चाहिए। चलिए तब तक इंतजार करते हैं जब तक कि युवा मित्र विराट शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र से बाहर नहीं आ जाते, फिर किसी और बात पर चर्चा करेंगे। शर्मा परिवार के एक बुजुर्ग एल्डर शशांक शर्मा ने भी कहा। पलक झपकते ही दाव संघ के विभिन्न संप्रदायों और ताकतों के बीच विराट का पक्ष लेने वालों में दिव्य पवन महल, स्वर लहरी आश्रम, रत्न भंडार संप्रदाय और 3 प्राचीन कुलीन परिवारों में से एक शर्मा परिवार शामिल हो गए। स्वयं दाव संघ के भीतर भी महायोद्धा मानव, वैदेही और हेमंत दाव संघ के 10 दाव पुत्रों में से 3 थे। यह पहले से ही एक बेहद शक्तिशाली ताकत थी। यहां तक कि दाव संघ की बुजुर्ग परिषद के एल्डर फनीश्वर भी इतने सारे लोगों का खुले तौर पर विरोध करने की हिम्मत नहीं करेंगे। ठाकुर विजय इस दृश्य को देखते हुए बेहद निराशा महसूस किए बिना नहीं रह सका। उसने कभी नहीं सोचा था कि हालात यहां तक पहुंच जाएंगे। यह समझ में आता था कि दिव्य पवन महल विराट के लिए खड़ा होगा, लेकिन तथ्य यह है कि शर्मा परिवार, स्वर लहरी आश्रम, रत्न भंडार संप्रदाय और महायोद्धा मानव भी विराट के पक्ष में थे। यह उसकी उम्मीदों से पूरी तरह परे था। मौजूदा स्थिति को देखते हुए भले ही एल्डर फनीश्वर ठाकुर परिवार का पक्ष लेते हों, यह संभावना नहीं थी कि वे जनमत की अवहेलना करेंगे और खुले तौर पर विराट को कड़ी सजा देंगे। ठीक है, तो चलिए विराट के बाहर आने का इंतजार करते हैं। मैं देखना चाहता हूं कि उसके पास क्या कहने के लिए है, एल्डर फनीश्वर ने काले चेहरे के साथ कहा। इसके बाद हर कोई चुप हो गया। धैर्यपूर्वक विराट के शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र से बाहर आने का इंतजार करने लगा। अराजक खाई में शर्मा परिवार के निवास पर शिखा शर्मा ने शेखर शर्मा को एक तरफ खींचा, एक स्थानिक अंगूठी निकाली और उसे सौंपते हुए कहा, भैया, ये कुछ खजाने हैं जो मुझे शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र में मिले हैं। जब मध्य महाद्वीप मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट खत्म हो जाए तो कृपया मेरे लिए इन्हें दाव संघ को सौंप देना, ताकि मेरे युद्ध गुणों की गणना हो सके। शिखा, तुम क्या कर रही हो? तुम इन्हें खुद सौंप सकती हो, तुम्हें मेरे जरिए ऐसा करने की क्या जरूरत है? शेखर शर्मा ने उलझन में पूछा। ओह भैया, बस मेरा ये काम कर दो। अब यहाँ करने के लिए कुछ और नहीं है, इसलिए मैं आगे जाना चाहती हूँ। मैं आखिरकार बाहर निकल आई हूँ, मुझे थोड़ा घूमना फिरना है। शिखा शर्मा ने कहा। शिखा, मजाक मत करो। तुम्हें यहाँ से घर तक पैदल जाने में कितना समय लगेगा? तुम्हारी रफ्तार से भले ही तुम पूरी गति से उड़ो, इसमें शायद 1 या 2 हजार साल लग जाएंगे और हो सकता है कि तुम उस समय के भीतर वापस भी ना आ पाओ। शेखर शर्मा ने बिना शब्दों के कहा। शर्मा परिवार की पैतृक भूमि मध्य महाद्वीप में नहीं थी, बल्कि पूर्वी महाद्वीप में थी, जो एक अकल्पनीय रूप से दूर जगह थी। बिना किसी स्थानिक मार्ग का उपयोग किए केवल उड़कर यात्रा करना बस अवास्तविक था। वैसे भी उसकी चिंता मत करो, मैं बस घूमना चाहती हूँ और देखना चाहती हूँ कि क्या हो रहा है। शिखा शर्मा ने स्थानिक अंगूठी शेखर शर्मा के हाथ में थमाते हुए कहा। ठीक है, तो यह तय रहा, मैं अब जा रही हूँ। इतना कहकर शिखा शर्मा ने शेखर शर्मा के जवाब का इंतजार नहीं किया और एक पल में गायब हो गई। अरे शिखा, शेखर शर्मा ने आवाज लगाई। हालांकि शिखा शर्मा ने उन्हें पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया और बिना पीछे मुड़े उड़ गई। यह देखकर शेखर शर्मा लाचारी से अपना सिर हिलाने के अलावा कुछ नहीं कर सके। उनकी यह छोटी बहन हमेशा की तरह जिद्दी थी, बिना दोबारा सोचे और बिना किसी चर्चा की गुंजाइश छोड़े चली गई। शेखर, शिखा कहाँ गई? इसी समय शर्मा परिवार के एक बुजुर्ग एल्डर शशांक शर्मा ने भी हलचल देखी और दौड़ कर आए शेखर शर्मा से पूछते हुए। शिखा ने कहा कि वह थोड़ी देर के लिए जाना चाहती है और इलाके में घूमना चाहती है। शेखर शर्मा हकलाए। उन्होंने शिखा शर्मा के शब्दों के बारे में सच बोलने की हिम्मत नहीं की, वरना एल्डर शशांक शर्मा निश्चित रूप से जाते और उसे खुद वापस ले आते। अगर ऐसा हुआ तो शिखा शर्मा निश्चित रूप से उनसे नाराज हो जाएगी और लंबे समय तक उनसे बात नहीं करेगी। शेखर शर्मा अपनी छोटी बहन से बहुत प्यार करते थे और उसे सजा मिलते हुए नहीं देख सकते थे। इसके अलावा शिखा शर्मा हमेशा शर्मा परिवार के परिसर में रहती थी और शायद ही कभी बाहर जाती थी। दुनिया को देखने और कुछ अनुभव प्राप्त करने के लिए इस अवसर का लाभ उठाना कोई बुरी बात नहीं हो सकती है। जहां तक घटना के बाद एल्डर शशांक शर्मा द्वारा दंडित किए जाने की बात थी, उन्होंने इस पर विचार भी नहीं किया। इन वर्षों में उन्होंने अपनी बहन के लिए अनगिनत बार दोष अपने सिर लिया था, इसलिए उन्हें एक और बार इल्जाम लेने की परवाह नहीं थी। वास्तव में शिखा शर्मा का जिद्दी और मनमौजी व्यवहार उनके बड़े भाई के रूप में उनके लाड़ प्यार से अलग नहीं था। वह लड़की अब किस तरह की मुसीबत खड़ी कर रही है? एल्डर शशांक शर्मा ने शिखा शर्मा की जाती हुई आकृति को देखा और चिड़चिड़ेपन से कहा। उन्हें शेखर शर्मा की बातों पर शक नहीं हुआ, ये मानते हुए कि शिखा शर्मा बस घूमना चाहती है और जल्द ही वापस आ जाएगी। उन्हें क्या पता था कि शिखा शर्मा की योजना सीधे शर्मा परिवार की पैतृक भूमि पर वापस उड़ने की थी। अगर उन्हें शिखा शर्मा की योजना पता होती तो वे निश्चित रूप से जाकर उसे तुरंत पकड़ लेते। अराजक खाई छोड़ने के बाद शिखा शर्मा तुरंत पूरी गति से उड़ी अराजक खाई से जितना हो सके उतना दूर जाना चाहती थी, ताकि एल्डर शशांक शर्मा द्वारा पकड़े जाने से बच सके।
इसके अलावा जितनी जल्दी हो सके अराजक खाई से दूर होने के लिए उसने पलायन खजाने का उपयोग करने में संकोच नहीं किया और पल भर में सैकड़ों अरबों मील दूर भाग गई। अराजक खाई छोड़ने और घूमने की उसकी उत्सुकता गौण थी। मुख्य कारण यह था कि उसे डर था कि शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र से बाहर आने के बाद विराट उससे जन्मजात निर्मल मणि मांग लेगा। हालांकि वह विराट से कभी नहीं मिली थी और उसे जानती भी नहीं थी, लेकिन ठाकुर विजय, भैरव, माया, रागिनी और अन्य लोगों की बातचीत से उसने प्रारंभिक रूप से अनुमान लगाया था कि बैंगनी तलवार संप्रदाय की मुख्य चोटी पर गुफा में जन्मजात निर्मल मणि बहुत संभव है कि सबसे पहले विराट द्वारा खोजी गई थी। आखिरकार जब उसने उस गुफा में प्रवेश किया तो उसने देखा कि विभिन्न विशाल व्यूह स्थापित किए गए थे और उनके सेटअप के निशान को देखते हुए वे हाल ही में खड़े किए गए थे। ब्रजेश वह था जिसने उस गुफा में व्यूहों को नष्ट किया था, इसलिए यह स्पष्ट था कि उस गुफा में व्यूह ब्रजेश द्वारा स्थापित नहीं किए गए थे। उसने ब्रजेश को बेहोश कर दिया था और जन्मजात निर्मल मणि और जन्मजात आध्यात्मिक द्रव्य का कुंड ले लिया था। जब वह बैंगनी तलवार संप्रदाय के खंडहरों से निकली तो संयोग से उसकी मुलाकात माया और रागिनी से हो गई। विराट बहुत अच्छी तरह से अनुमान लगा सकता है कि वह वही थी जिसने उस गुफा से जन्मजात निर्मल मणि और जन्मजात आध्यात्मिक द्रव्य का कुंड लिया था। विराट का पक्ष अब संख्या में उनसे अधिक है और यदि वह उन्हें जन्मजात निर्मल मणि और जन्मजात आध्यात्मिक द्रव्य का कुंड सौंपने के लिए मजबूर करता है तो चीजें वास्तव में खराब हो जाएंगी। इस मध्य महाद्वीप मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट में शर्मा परिवार के नेता एल्डर शशांक शर्मा हैं, जो एक अर्धचरण दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ हैं। एल्डर शशांक शर्मा की ताकत विशाल और शक्तिशाली दिव्य पवन महल से निपटने के लिए अपर्याप्त है। आखिरकार दिव्य पवन महल में दो दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ महारानी रेणुका और एल्डर योगिता हैं। यदि वे उसे जन्मजात निर्मल मणि और जन्मजात आध्यात्मिक द्रव्य का कुंड सौंपने के लिए मजबूर करने के लिए सेना में शामिल हो जाती हैं तो एल्डर शशांक शर्मा इसे संभाल नहीं सकते। हालांकि शर्मा परिवार 3 प्राचीन परिवारों के मुखिया के रूप में दिव्य पवन महल से कहीं अधिक मजबूत है, लेकिन शर्मा परिवार युमेश राजवंश से बहुत दूर है। भले ही शर्मा परिवार के दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ आना चाहें तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। आखिरकार युमेश शाही शहर में स्थानिक मार्ग केवल दिव्य विकास लोक से नीचे के योद्धाओं को गुजरने की अनुमति देता है। दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ स्थानिक मार्ग का उपयोग करके नहीं आ सकते। जहां तक दिव्य विकास लोक से नीचे के योद्धाओं की बात है, वे महारानी रेणुका और एल्डर योगिता दोनों दिव्य विकास लोक विशेषज्ञों के खिलाफ बहुत काम नहीं आएंगे। इसलिए सावधानी पूर्वक विचार करने के बाद शिखा शर्मा ने फैसला किया कि वहां से निकल जाना ही सबसे अच्छा विकल्प था। वह जन्मजात निर्मल मणि और जन्मजात आध्यात्मिक द्रव्य सौंपना नहीं चाहती थी जो उसने पहले ही प्राप्त कर लिए थे। ऐसे कीमती खजाने पहले से ही उसके कब्जे में थे, उन्हें वापस देने का कोई कारण नहीं था। जहां तक उन्हें दांव संघ को सौंपने की बात है, शिखा शर्मा समान रूप से अनिच्छुक थी। कौन दांव संघ को इतना कीमती सर्वोच्च खजाना सौंपेगा? वह बेवकूफ नहीं थी। वह अपनी खुद की साधना के लिए जन्मजात आध्यात्मिक द्रव्य का उपयोग करना चाहती थी और इसे अपने माता पिता के लिए भी वापस ले जाना चाहती थी ताकि वे इससे साधना कर सकें। इस जन्मजात आध्यात्मिक द्रव्य के साथ उसके माता पिता के दिव्य विकास लोक में सफलता प्राप्त करने की संभावना बहुत अधिक होगी। वह अपने माता पिता के उपयोग के लिए जन्मजात निर्मल मणि भी वापस ले जाना चाहती थी। यदि उसके माता पिता दिव्य विकास लोक में सफलता प्राप्त करने में विफल रहते हैं तो उनकी आत्माएं जन्मजात निर्मल मणि में निवास कर सकती हैं, जिससे उन्हें अनिवार्य रूप से दूसरा जीवन मिल जाएगा और वे विफलता के कारण नष्ट होने से बच जाएंगे। इसलिए शिखा शर्मा किसी भी परिस्थिति में ऐसा सर्वोच्च खजाना बिल्कुल नहीं सौंपेगी। विराट के शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र से बाहर आने से पहले उसे पहले निकलना होगा। जब तक वह काफी दूर होगी विराट उसे पकड़ नहीं पाएगा। तो शिखा शर्मा बेतहाशा उड़ रही थी, अराजक खाई से जितना हो सके दूर जाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन शिखा शर्मा को यह नहीं पता था कि उसने जो जन्मजात निर्मल मणि प्राप्त की थी उसमें पहले से ही विराट की आत्मा का एक अंश मौजूद था। जिस क्षण से उसने यह जन्मजात निर्मल मणि प्राप्त की, यह पहले से ही तय हो गया था कि वह और विराट जीवन भर के लिए उलझ जाएंगे। अराजक खाई जैसे जैसे शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र के स्थानिक मार्ग के गायब होने का समय करीब आता गया, वैसे वैसे और लोग शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र से बाहर आते गए। शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र के स्थानिक मार्ग के गायब होने से एक दिन पहले तक लगभग सभी जीवित योद्धा शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र से बाहर आ चुके थे। अब केवल विराट बचा था, आखिरी व्यक्ति जो अभी भी शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र से बाहर नहीं आया था। विराट अभी तक बाहर क्यों नहीं आया? क्या वह अंदर खो गया है? माया बड़बड़ाई, माया इसकी चिंता मत करो, कोई भी शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र में नहीं खोता। विराट तो बिल्कुल नहीं, वह शायद बस किसी चीज में फंस गया है। नीलिमा ने अपने पंख फड़फड़ाते हुए कहा। वह बिल्कुल भी चिंतित नहीं थी कि क्या विराट शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र से बाहर निकल पाएगा या नहीं। भले ही शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र का स्थानिक मार्ग गायब हो जाए, विराट बाहर निकलने में असमर्थ नहीं होगा। वह बस एक टेलीपोर्टेशन व्यूह स्थापित कर सकता है और भाग सकता है। जब वे बात कर रहे थे, अराजक खाई के केंद्र में विशाल स्थानिक भंवर में हलचल हुई और हरे वस्त्र में एक आकृति और एक बड़ी सफेद बिल्ली भंवर से बाहर फेंक दी गई। फ्यू, मैं आखिरकार आखिरी मिनट में शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र से बाहर निकल ही आया। विराट ने चारों ओर देखा और राहत की लंबी सांस ली। अगर वह स्थानिक मार्ग गायब होने से पहले शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र छोड़ने में कामयाब नहीं होता तो उसे यह उजागर करने के लिए मजबूर होना पड़ता कि उसके पास टेलीपोर्टेशन व्यू है। अगर वह किसी अन्य तरीके से शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र छोड़ता, चाहे वह टेलीपोर्टेशन व्यू हो या नहीं, तो दांव संघ अनिवार्य रूप से उसे इसे सौंपने के लिए मजबूर करता। आखिरकार शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र की खोज दांव संघ ने की थी और वे उसे इसके सभी संसाधनों पर एकाधिकार करने की अनुमति नहीं देंगे। उस समय दांव संघ का मुख्य गुट भी शायद उसके पक्ष में खड़ा नहीं होता। पूरे दांव संघ के दबाव का सामना करते हुए उसके पास शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र के टेलीपोर्टेशन व्यू को साझा करने के लिए उन्हें सौंपने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। हालांकि तलवार संप्रदाय और दिव्य पवन महल काफी शक्तिशाली थे, फिर भी वे दांव संघ से बहुत पीछे थे। अकेले तलवार संप्रदाय और दिव्य पवन महल के लिए दांव संघ का मुकाबला करना असंभव था। शार्दुल, चलो चलें। विराट ने शार्दुल की ओर हाथ हिलाया और कहा। स्थानिक उतार चढ़ाव से दूर फेंका गया शार्दुल तेजी से विराट की ओर उड़ा और उसके कंधे पर कूद गया। विराट शार्दुल को लेकर अराजक खाई के किनारे की ओर उड़ा। अरे देखो, लगता है विराट बाहर आ रहा है। अराजक खाई के किनारे पर जयपाल परिवार के 9वें एल्डर प्रहलाद ने अराजक खाई की गहराई की ओर इशारा किया और कहा। एल्डर प्रहलाद के शब्द सुनकर सभी ने उस दिशा में देखा जहां उन्होंने इशारा किया था। जैसे ही हर कोई विराट के धीरे धीरे अराजक खाई से बाहर उड़ने का इंतजार कर रहा था, अचानक एक आकृति उसमें कूद पड़ी। एल्डर जगत, तुम क्या कर रहे हो? यह देखकर महारानी रेणुका चौंक गई और गुस्से में एल्डर जगत पर चिल्लाई। वह आकृति जो अचानक अराजक खाई में कूदी थी, वह कोई और नहीं बल्कि वरुण महल के दूसरे एल्डर जगत थे। अराजक खाई अपने आप में बेहद अस्थिर थी, यहां तक कि एक अर्धचरण आरोहण लोक योद्धा को भी अंदर उड़ना बेहद मुश्किल लगता था। देर से चरण वाले आरोहण लोक कल्टीवेटर के रूप में एल्डर जगत के अराजक खाई में प्रवेश करने से इसका स्थान ढहने लगा। तू छोटे जानवर, तूने मेरे बेटे को मारने की हिम्मत की, मर जा! महारानी रेणुका की गुस्से भरी चीख को नजरअंदाज करते हुए एल्डर जगत सीधे विराट की ओर उड़े। उनका चेहरा गुस्से से विकृत हो गया था। वे तेजी से विराट तक पहुंचे और एक मुक्का मारा।
एल्डर जगत के अराजक खाई में प्रवेश ने पहले ही व्यापक स्थानिक पतन का कारण बना दिया था। अब रसातल के भीतर रहते हुए विराट पर उनके हमले ने पूरे क्षेत्र में एक स्थानिक तूफान को जन्म दे दिया। बूढ़े कुत्ते जगत, तुम मौत को दावत दे रहे हो। यह देखकर महारानी रेणुका गुस्से और सदमे में दहाड़ उठी। फिर उन्होंने अराजक खाई में उसका पीछा करने की कोशिश की। रेणुका, बेवकूफी मत करो। यह देखकर एल्डर योगिता ने जल्दी से महारानी रेणुका को पकड़ा और कहा, अगर तुम भी अंदर गई तो इस अराजक खाई का स्थान पूरी तरह से ढह जाएगा। न केवल यह बेकार होगा बल्कि यह विराट को भी नुकसान पहुंचाएगा। महारानी रेणुका एक शक्तिशाली दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ है। अगर वह अराजक खाई में जाती हैं तो पहले से ही अस्थिर स्थान निश्चित रूप से पूरी तरह से ढह जाएगा और परिणाम विनाशकारी होंगे। एल्डर योगिता के शब्द सुनकर महारानी रेणुका थोड़ी शांत हुई। वह गुस्से से अंधी हो गई थी और लगभग यह भूल गई थी अगर वह वास्तव में अंदर चली जाती तो परिणाम अकल्पनीय होते। यह सोचकर महारानी रेणुका को डर का एहसास हुआ। पीछे हटो, सब लोग जल्दी यहां से निकलो। एल्डर फणीश्वर चिल्लाए। एल्डर जगत के अराजक खाई में घुसने के बाद अराजक खाई का पूरा स्थान ढहने लगा और एक बेहद हिंसक स्थानिक तूफान फूटने वाला था। पशुपालन संप्रदाय के शिष्यों, मेरे साथ तुरंत चलो। पशुपालन संप्रदाय के प्रमुख महंत गजेंद्र चिल्लाए। अराजक खाई के किनारे पर रहना अब कोई विकल्प नहीं था। यदि स्थानिक तूफान में फंस गए तो आरोहण लोक के विशेषज्ञ भी टुकड़े टुकड़े हो सकते थे। आरोहण लोक से नीचे वालों की तो बात ही छोड़िए। रत्न भंडार संप्रदाय के शिष्यों, तुरंत पीछे हटो। रत्न भंडार संप्रदाय के प्रमुख सेठ लालचंद ने भी अपने शिष्यों को जल्दी से चिल्लाकर कहा। एक अविश्वसनीय रूप से भयानक स्थानिक तूफान को फूटते देख विभिन्न संप्रदायों के प्रमुखों और नेताओं ने जल्दी से अपने शिष्यों को निकालने के लिए व्यवस्थित करना शुरू कर दिया। यहां तक कि एल्डर योगिता ने भी दिव्य पवन महल के शिष्यों को जल्दी से जाने का आग्रह किया। यह स्थानिक तूफान कोई मजाक नहीं था। यदि इसकी चपेट में आ गए तो आरोहण लोक से नीचे वालों के बचने की संभावना बेहद कम थी। अराजक खाई के किनारे पर सभी योद्धा तुरंत तेजी से भागने लगे। रेणुका, जल्दी करो और जाओ, हम अब यहां और नहीं रुक सकते। अराजक खाई के किनारे पर महारानी रेणुका को अभी भी खड़ा देखकर जो चिंता से अंदर विराट को देख रही थी, एल्डर योगिता ने तुरंत महारानी रेणुका का हाथ पकड़ा और उन्हें खींच लिया। मौसी योगिता, विराट अभी भी अराजक खाई में है, हम क्या कर सकते हैं? महारानी रेणुका ने कहा, कुछ हद तक खोई और भ्रमित। इस दृश्य का सामना करते हुए उन्हें लाचारी का एहसास हुआ। अपनी ताकत के बावजूद वह इस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकती थी क्योंकि उनका हस्तक्षेप केवल और गंभीर परिणाम लाएगा। यह विराट की अपनी किस्मत पर निर्भर है, एल्डर योगिता ने लाचारी से कहा। एक दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ के रूप में भी वह इस स्थिति में शक्तिहीन थी। किसी को उम्मीद नहीं थी कि एल्डर जगत इतना लापरवाह होगा, सीधे अराजक खाई में घुसकर विराट पर हमला करेगा। वह पूरी तरह से अपनी जान जोखिम में डाल रहा था। भले ही वह अराजक खाई से जिंदा निकलने में कामयाब हो जाए, दिव्य पवन महल उसे कभी नहीं छोड़ेगा। रेणुका, चिंता मत करो। भले ही विराट का मुख्य शरीर मर जाए, वह केवल एक शरीर खोएगा, वास्तव में नहीं मरेगा। मत भूलो, इस मुख्य शरीर के अलावा उसके पास 2 अन्य क्लोन हैं। इसका मतलब है कि उसके पास अभी भी कम से कम 2 जिंदगियां हैं। एल्डर योगिता ने उसे दिलासा दिया। एल्डर योगिता के शब्द सुनकर महारानी रेणुका को थोड़ी राहत महसूस हुई। उन्होंने अराजक खाई में विराट को गहरी नजर से देखा, खुद को संभाला और फिर अराजक खाई के बाहर की ओर उड़ गईं। चंपा और आयु विराट को खतरे में देखकर मूल रूप से उसे बचाने के लिए अंदर जाना चाहती थीं, लेकिन माया और नन्ही नीली चिड़िया ने उन्हें रोक लिया। जबरदस्ती उन्हें अराजक खाई से दूर खींच लिया। ये 2 पगली लड़कियां, वे इस स्थिति में कैसे हस्तक्षेप कर सकती थीं? विराट का शरीर मर गया, लेकिन कम से कम उसके पास अभी भी 2 अन्य जिंदगियां हैं। अगर वे 2 पगली लड़कियां मर गईं तो वे वास्तव में बर्बाद हो जाएंगी। विराट अक्सर उन्हें 2 छोटी इडियट और मूर्ख पक्षी कहता था, लेकिन लगता है कि वास्तव में मूर्ख वे दोनों नहीं, बल्कि चंपा और आयु वे 2 पगली लड़कियां हैं। दांव संघ के विभिन्न संप्रदायों के योद्धा अराजक खाई से पूरी गति से दूर उड़ गए। इस बीच अराजक खाई में स्थानिक तूफान एक आश्चर्यजनक गति से फैल रहा था। मौजूदा स्थिति को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि आरोहण लोक से नीचे के उन योद्धाओं के लिए इस स्थानिक तूफान के प्रसार की गति के साथ तालमेल बिठाना मुश्किल होगा। यदि इस स्थानिक तूफान को इस दिशा में फैलते रहने दिया गया तो संभावना है कि आरोहण लोक से नीचे के इन आधे से अधिक योद्धाओं की अंततः मृत्यु हो जाएगी। एल्डर फणीश्वर, महारानी रेणुका, साथी योगिता, आइए इन स्थानिक तूफानों का विरोध करने के लिए सेना में शामिल हों और हमारे शिष्यों के बचने के लिए समय खरीदें। सेठ लालचंद ने एल्डर फणीश्वर, महारानी रेणुका और एल्डर योगिता की ओर देखते हुए गंभीरता से कहा। हाँ, ठीक है। महारानी रेणुका और एल्डर योगिता ने बिना किसी हिचकिचाहट के सिर हिलाया। यदि इन स्थानिक तूफानों को इस तरह फैलते रहने दिया गया तो दिव्य पवन महल के अधिकांश शिष्य भी इसकी चपेट में आ जाएंगे। अपने शिष्यों के बचने के लिए समय खरीदने के लिए इन दिव्य विकास लोक विशेषज्ञों को स्थानिक तूफानों को आगे फैलने से रोकने के लिए सेना में शामिल होना पड़ा। एल्डर फणीश्वर ने तेजी से आ रहे स्थानिक तूफानों पर एक नजर डाली और अंततः सिर हिलाया। ठीक है, तो चलिए तुरंत कार्रवाई करते हैं। अगले ही पल महारानी रेणुका, एल्डर योगिता, एल्डर फणीश्वर और सेठ लालचंद रुक गए और स्थानिक तूफानों को आगे फैलने से रोकने के लिए अपनी क्षमताओं का संयुक्त रूप से उपयोग करना शुरू कर दिया। दिव्य विकास लोक विशेषज्ञों की ताकत अपार थी। उन चारों के एक साथ काम करने से उन्होंने सीधे सैकड़ों अरबों मील के स्थान को सील कर दिया, जिससे अस्थायी रूप से स्थानिक तूफानों का प्रसार रुक गया। यदि स्थानिक तूफानों के बाहरी किनारे पर योद्धा इतनी खतरनाक स्थिति में थे तो अराजक खाई की गहराई में विराट और एल्डर जगत की स्थिति और भी भयानक थी। कमीने, तूने मेरे बॉस पर हमला करने की हिम्मत कैसे की? तुझे यह जुर्रत किसने दी? शार्दुल गुस्से में दहाड़ा जब उसने एल्डर जगत को विराट की ओर बढ़ते देखा। इसके साथ ही उसने अपना पंजा बढ़ाया और उसे एल्डर जगत पर दे मारा। एक कान फाड़ देने वाले धमाके के साथ एल्डर जगत उस प्रहार से पीछे की ओर उड़ गए। जब से उसने एक श्रृंगी दानव के शव को खाया था, शार्दुल ने लगभग 2 वर्षों तक खुद को परिष्कृत किया था और उसकी साधना अब लगभग आरोहण लोक के स्तर पर थी। इसकी युद्ध शक्ति एक शीर्ष आरोहण लोक विशेषज्ञ के बराबर थी। एल्डर जगत, महज एक देर से चरण वाले आरोहण लोक योद्धा इसका मुकाबला नहीं कर सकते थे। बस इस एक पंजे से एल्डर जगत गंभीर रूप से घायल हो गए। हालांकि शार्दुल और एल्डर जगत के बीच की लड़ाई ने एल्डर जगत की घुसपैठ के कारण पहले से ही हो रहे स्थानिक पतन को और बढ़ा दिया। स्थान के बड़े हिस्से ढह गए, गहरे काले छेद बन गए। विशाल स्थानिक दरारें मकड़ी के जाले की तरह पूरे अराजक खाई में फैल गईं। कड़क एक स्थानिक दरार ने एल्डर जगत के शरीर को काट दिया। भयानक स्थानिक शक्ति ने एल्डर जगत को कमर से तुरंत 2 टुकड़ों में काट दिया। हा, छोटे जानवर, तूने मेरे बेटे को मारने की हिम्मत की तो हम साथ मरेंगे, साथ मरेंगे। स्थानिक दरार से 2 टुकड़े होने के बावजूद एल्डर जगत ने कोई डर नहीं दिखाया। अभी भी पागलों की तरह हंस रहे थे। ब्रजेश उनके जीवन के काम की परिणति था, उनका सबसे बड़ा गौरव और आशा। ब्रजेश की मौत की खबर सुनकर उन्हें लगा कि उनका पूरा जीवन ढह गया है। अब उन्हें अपनी जान की कोई परवाह नहीं थी। उनका एकमात्र बचा हुआ विचार अपने बेटे का बदला लेने के लिए किसी भी कीमत पर विराट को मारना था। विराट ने उदासीन आंखों से पागल एल्डर जगत को देखा। उसे ब्रजेश को मारने का रत्ती भर भी पछतावा नहीं था। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि ब्रजेश को पहले से ही उससे गहरी नफरत थी, जिसने नवधारा महाद्वीप में उसका शिकार किया था। ब्रजेश के हाथों पर अनगिनत निर्दोष लोगों का खून है। अगर वह 100 बार भी मरता तो भी वह मरने के लायक होता।
वरुण महल की शैली स्वाभाविक रूप से कपटी और क्रूर है, बिना किसी संयम के काम करना और मानव जीवन को बेकार समझना। वरुण महल का हर सदस्य अपने कंधों पर दर्जनों या सैकड़ों निर्दोष लोगों की जान का बोझ उठाता है। भले ही आप 100 का सिर कलम करने के लिए लाइन लगा दें, शायद उनमें से कोई भी निर्दोष नहीं होगा। यह केवल इसलिए है क्योंकि विराट के पास अभी तक पर्याप्त शक्ति नहीं है, अन्यथा वह पूरे वरुण महल का सफाया कर देता ताकि उन्हें लोगों को नुकसान पहुंचाना जारी रखने से रोका जा सके। विराट की नजर में वरुण महल और रक्त पिशाच संप्रदाय के बीच कोई बुनियादी अंतर नहीं है। अंतर केवल इतना है कि रक्त पिशाच संप्रदाय लापरवाही से काम करता है, खुले तौर पर लोगों को मारता है, जबकि वरुण महल अपने कार्यों को छिपाने की कोशिश करता है। लेकिन विराट के विचार में वरुण महल द्वारा उत्पन्न खतरा रक्त पिशाच संप्रदाय की तुलना में कहीं अधिक गंभीर है। रक्त पिशाच संप्रदाय हालांकि एक खुला दुश्मन नहीं था, लेकिन कम से कम दांव संघ और मानव जाति द्वारा उसके खिलाफ पहरेदारी की जाती थी। कोई भी रक्त पिशाच संप्रदाय का योद्धा जो पाया जाता था, उसे बिना किसी अपवाद के मार दिया जाता था। हालांकि वरुण महल दांव संघ के भीतर छिपा हुआ एक घातक ट्यूमर था। दांव संघ और मानव जाति ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया और वरुण महल को दांव संघ से सुरक्षा भी मिली, जिससे नेक व्यक्तियों के लिए इसे खत्म करना और भी मुश्किल हो गया। दांव संघ और मानव जाति के भीतर इस आंतरिक ट्यूमर ने रक्त पिशाच संप्रदाय जैसे बाहरी खतरे की तुलना में बड़ा खतरा पैदा किया। ऐसे ट्यूमर और बदमाशों के प्रति विराट का रवैया हमेशा निर्मम विनाश का था। मौका मिलने पर वह इन बदमाशों को मारने और मानव जाति और दांव संघ के लिए ट्यूमर से कैंसर को साफ करने के लिए अपनी शक्ति में सब कुछ करेगा। बूम! अराजक खाई का स्थान ढहता रहा। एक स्थानिक अशांति एल्डर जगत के शरीर पर बह गई, तुरंत उन्हें टुकड़े टुकड़े कर दिया। एक स्थानिक अशांति को अपनी ओर बढ़ते देख विराट ने जल्दी से शार्दूल को अनंत परम मीनार के अंदर जमा कर दिया। फिर एक विचार के साथ उसने 9वें दर्जे का सर्वोत्तम सुरक्षा कवच निकाला और उसे पहन लिया। उसी समय उसने एक महानव स्वर्ग दिव्य ढाल ताबीज को कुचल दिया, जिससे एक रक्षात्मक प्रकाश ढाल बन गई जिसने उसे ढंक लिया। विराट अच्छी तरह जानता था कि वह ऐसी हिंसक स्थानिक अशांति से बच नहीं सकता, क्योंकि वह इस समय ढहते हुए स्थान से घिरा हुआ था। चाहे वह किसी भी तरफ जाए, वह अशांति में बहने से बच नहीं सकता था। इसलिए इस स्थिति में वह जो एकमात्र काम कर सकता था, वह था अपनी रक्षा को बढ़ाने के लिए अपनी शक्ति में सब कुछ करना। यह उसकी जान बचाने का सबसे अच्छा तरीका था। जैसे ही विराट ने यह सब करना खत्म किया, स्थानिक अशांति बह गई, उसे पूरी तरह से निकल गई। एक पल में विराट अराजक खाई में बिना किसी निशान के गायब हो गया। इस बीच पूरी अराजक खाई ढहती रही, सभी दिशाओं में फैलती रही। विराट, भाई विराट, मालिक! जब उन्होंने विराट को स्थानिक अशांति द्वारा निकले जाते देखा, तो चंपा, आयु, नीलिमा, माया, कुंवर चंद्रभान, युवराज युवान और अन्य लोगों को चिंता की लहर महसूस हुई और वे अलार्म में चिल्लाने से खुद को रोक नहीं सके। महारानी रेणुका और एल्डर योगिता, जो स्थानिक तूफान के प्रसार का विरोध करने के लिए एल्डर फणीश्वर और सेठ लालचंद के साथ मिलकर काम कर रही थीं, उनकी आंखें भी लाल हो गईं जब उन्होंने अराजक खाई की गहराई में दृश्य देखा। अचानक दहाड़ के साथ महारानी रेणुका से एक तीव्र हत्यारा इरादा फूट पड़ा। महारानी रेणुका, आवेश में ना आए। हमारा सबसे महत्वपूर्ण काम अब इन स्थानिक तूफानों के प्रसार को रोकना है, अन्यथा दिव्य पवन महल के शिष्यों सहित सभी शिष्य उनमें बह जाएंगे। हम बाद में अन्य मामलों पर चर्चा कर सकते हैं। सेठ लालचंद ने यह देखकर जल्दी से सलाह दी। उन्हें डर था कि महारानी रेणुका आवेश में आकर स्थानिक तूफान के खिलाफ प्रतिरोध को छोड़ सकती है और सीधे वरुण महल की ओर बढ़ सकती है। सेठ लालचंद के शब्द सुनकर महारानी रेणुका चुप रहीं। उनका सुंदर चेहरा पाले जैसा ठंडा था। हालांकि उन्होंने अभी भी सेठ लालचंद की सलाह मानी और वरुण महल से बदला लेने के लिए स्थानिक तूफान के प्रसार का विरोध करना नहीं छोड़ा। आखिरकार सेठ लालचंद ने जो कहा वह वास्तव में सच था। यदि उन्होंने स्थानिक तूफान के प्रसार का विरोध करना छोड़ दिया, तो न केवल अन्य योद्धा उसमें बह जाएंगे, बल्कि दिव्य पवन महल के शिष्य भी उसी भाग्य का सामना करेंगे। हालांकि उन्हें विराट की दुर्दशा के लिए बहुत खेद था, लेकिन वह अभी भी दिव्य पवन महल की महारानी थीं और दसियों हजार शिष्यों के जीवन को नहीं छोड़ सकती थीं और आवेश में काम नहीं कर सकती थीं। हालांकि महारानी रेणुका और एल्डर योगिता वरुण महल से निपटने में असमर्थ थीं, लेकिन एल्डर गार्गी और दिव्य पवन महल की अन्य बुजुर्गों, साथ ही चंपा, आयु, नीलिमा, माया और नलिनी इसे बर्दाश्त नहीं कर सके। उन्होंने अपना सारा गुस्सा वरुण महल पर निकाल दिया। हालांकि एल्डर जगत, वह अपराधी जिसके कारण विराट स्थानिक अशांति में समा गया, पहले ही मर चुका था, लेकिन अकेले एल्डर जगत की मौत भीड़ के गुस्से को शांत करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। वरुण महल के कुत्तों, मरने के लिए तैयार हो जाओ। एल्डर गार्गी, चंपा, आयु, नीलिमा, माया, नलिनी और अन्य लोग वरुण महल के अधिपति लोकेश, वरुण महल के ग्रैंड एल्डर गंगाधर और वरुण महल के आरोहण लोक विशेषज्ञों के समूह की ओर दौड़े। एल्डर गार्गी, तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? अधिपति लोकेश और एल्डर गंगाधर यह देखकर सदमे और गुस्से में चिल्लाए, लेकिन एल्डर गार्गी और अन्य लोगों को किसी और बात की परवाह नहीं थी और सभी गुस्से में उनकी ओर दौड़े। बूम बूम बूम! एक पल में दोनों पक्षों के बीच एक भीषण युद्ध छिड़ने वाला था, लेकिन वरुण महल अब अतुलनीय रूप से शक्तिशाली दिव्य पवन महल का मुकाबला कैसे हो सकता था? एल्डर गार्गी, चंपा, आयु, नीलिमा, माया और नलिनी के साथ साथ दिव्य पवन महल और तलवार संप्रदाय के अन्य योद्धाओं के भीषण हमले के तहत वरुण महल के बड़ी संख्या में आरोहण लोक बुजुर्ग एक ही आदान प्रदान में तुरंत मारे गए। यहाँ तक कि ग्रैंड एल्डर गंगाधर को भी चंपा, आयु, नीलिमा, माया और नलिनी के संयुक्त प्रयासों से मार दिया गया। इन चारों में से प्रत्येक, चंपा, आयु, नीलिमा और माया, अब एक शीर्ष आरोहण लोक कल्टीवेटर की ताकत रखती है। केवल नलिनी थोड़ी कमजोर है। उनमें से कोई भी एल्डर गंगाधर से कमजोर नहीं है। उनके संयुक्त हमले के तहत एल्डर गंगाधर के पास भागने का कोई मौका नहीं था और लगभग तुरंत धूल में मिला दिया गया। अधिपति लोकेश भी एल्डर गार्गी और दिव्य पवन महल की अन्य बुजुर्गों की संयुक्त ताकतों से गंभीर रूप से घायल हो गए। हालांकि अधिपति लोकेश आखिरकार एक अर्धचरण दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ और वरुण महल के स्वामी थे। अपनी रक्षा करने की उनकी क्षमता एल्डर गंगाधर से कहीं बेहतर थी। हालांकि वह एल्डर गार्गी और दिव्य पवन महल की अन्य बुजुर्गों की संयुक्त ताकतों से गंभीर रूप से घायल हो गए थे। फिर भी वे कुछ जीवित रहने की तकनीकों का उपयोग करके घेराबंदी से बचने में कामयाब रहे और ठाकुर और जयपाल परिवारों की ओर भाग गए। अधिपति लोकेश को आते देख और ठाकुर और जयपाल परिवारों के विशेषज्ञ सभी चौंक गए और गुप्त रूप से उन्हें कोसने लगे। अधिपति लोकेश क्या कर रहे थे? उन पर दोष मढ़ने की कोशिश कर रहे थे। दिव्य पवन महल के विशेषज्ञ स्पष्ट रूप से पागल थे और वे उन्हें इस स्थिति में उकसाना नहीं चाहते थे। दिव्य पवन महल के साथी दांववादियों, कृपया रुकें। वरुण महल ने पहले ही कीमत चुका दी है, मारना जारी न रखें। अंत में यह शर्मा परिवार के एक बुजुर्ग एल्डर शशांक शर्मा थे, जिन्होंने एल्डर गार्गी और अन्य लोगों को समझाने के लिए बात की। एल्डर शशांक, इस मामले का आपसे कोई लेना देना नहीं है, कृपया हस्तक्षेप न करें। एल्डर गार्गी ने ठंडे स्वर में कहा। वरुण महल ने विराट को नुकसान पहुंचाया और उन्हें कीमत चुकानी होगी। एल्डर गार्गी, तुम्हारा दिव्य पवन महल बस पागल है। यह एल्डर जगत था जिसने विराट को मारा, मैंने नहीं। अब एल्डर जगत मर चुका है और हमारे वरुण महल के ग्रैंड एल्डर गंगाधर को भी तुमने मार डाला है, साथ ही हमारे वरुण महल के कई आरोहण लोक बुजुर्गों को भी। तुम और क्या चाहती हो? क्या तुम सच में हमारे वरुण महल को नष्ट करना चाहती हो? एल्डर गार्गी के शब्द सुनकर अधिपति लोकेश गुस्से में दहाड़ पड़े। उनकी आंखें लाल थीं। हालांकि उन्होंने केवल 3 प्राचीन परिवारों की शक्तिशाली आकृतियों के पीछे से दहाड़ने की हिम्मत की,
एल्डर गार्गी और अन्य लोगों का सामना करने के लिए बाहर आने की हिम्मत नहीं की। अगर वह जल्दी से नहीं भागे होते तो वे भी वरुण महल के स्वामी शायद एल्डर गार्गी और अन्य दिव्य पवन महल बुजुर्गों के हाथों मारे गए होते। उस संक्षिप्त क्षण में वरुण महल के लगभग आधे आरोहण लोग बुजुर्ग मारे गए। विनाशकारी नुकसान हुआ। हालांकि वरुण महल के शिष्य काफी हद तक अप्रभावित थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि एल्डर गार्गी सहित दिव्य पवन महल की बुजुर्गों, साथ ही चंपा, आयु, नीलिमा, माया और नलिनी सभी ने वरुण महल के आरोहण लोग बुजुर्गों को निशाना बनाया, शिष्यों को छोड़ दिया। इसलिए आरोहण लोग से नीचे के शिष्य सुरक्षित बच गए। वरुण महल के तुम बूढ़े जानवर, तुम सब मरने के लायक हो। एल्डर गार्गी ने उन्हें घूरा, उनकी आवाज बर्फीली थी। साथ ही दांववादियों, क्या तुम सच में बस खड़े होकर देखोगे कि दिव्य पवन महल इतना अहंकार और लापरवाही से काम कर रहा है? हमारे वरुण महल के योद्धाओं का कत्लेआम कर रहा है। न्याय कहां है? निष्पक्षता कहां है? क्या हमारा दांव संघ महज एक सजावट बनकर रह गया है? एल्डर गार्गी के शब्द सुनकर अधिपति लोकेश को अपनी रीढ़ में सिहरन महसूस हुई। वह देख सकते थे कि दिव्य पवन महल की शक्तिशाली आकृतियां वास्तव में उनके वरुण महल को एक ही झटके में नष्ट करने का इरादा रखती थीं। यदि एल्डर गार्गी और उनके समूह ने अपना कत्लेआम जारी रखा तो मौजूद वरुण महल के सभी आरोहण लोक योद्धा शायद दिव्य पवन महल द्वारा मिटा दिए जाएंगे, और यहां तक कि वे वरुण महल के स्वामी इस आपदा से नहीं बच पाएंगे। अपनी जान बचाने के लिए अधिपति लोकेश तुरंत 3 प्राचीन परिवारों और दांव संघ के बुजुर्गों के पास चिल्लाए। उन्हें अब दांव संघ का संरक्षण सुरक्षित करना था। यह उनके और वरुण महल के आरोहण लोक बुजुर्गों के जीवित रहने का एकमात्र मौका था। अधिपति लोकेश के शब्द सुनकर ठाकुर परिवार, जयपाल परिवार और दांव संघ के बुजुर्गों, जो मूल रूप से खड़े होकर देखने का इरादा रखते थे, के पास आगे आने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। साथी गार्गी, बस बहुत हो गया। तुम्हें पता होना चाहिए कि कब रुकना है। वास्तव में दांव संघ के नियमों की अवहेलना मत करो। दांव संघ के कुछ अर्धचरण दिव्य विकास लोक बुजुर्गों ने भी एल्डर गार्गी और अन्य लोगों को रोकने के लिए कदम बढ़ाया। साथ ही दांववादियों, वरुण महल ने इतनी बड़ी आपदा खड़ी कर दी जिससे अराजक खाई का स्थान ढह गया और इतना भयानक स्थानिक तूफान पैदा हुआ। अगर हमारी महारानी और एल्डर योगिता 2 दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ नहीं होती जिन्होंने स्थानिक तूफान के प्रसार को रोका, तो आपको सोचना चाहिए कि इस बार दांव संघ के विभिन्न संप्रदायों के कितने लोग मारे गए होते। क्या मध्य महाद्वीप मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट में भाग लेने वाले शिष्यों का 10वां हिस्सा भी बच पाता? एल्डर गार्गी की नजर दांव संघ के बुजुर्गों के चेहरों पर घूम गई जब उन्होंने धीरे से बोला, क्या वरुण महल, जिसने इतना जघन्य अपराध किया और इतने विनाशकारी परिणाम दिए, उसे दंडित नहीं किया जाना चाहिए? या क्या आरोहण लोक से नीचे के शिष्यों का जीवन आपकी आंखों में बिल्कुल महत्वहीन है? एल्डर गार्गी ने दांव संघ के अर्धचरण दिव्य विकास लोक बुजुर्गों के समूह को घूरा और एक एक शब्द कहा, या क्या कमजोर को सताना और ताकतवर से डरना, दुष्टों की रक्षा करना दांव संघ का वह तथाकथित नियम है जिसकी आप बात करते रहते हैं? एल्डर गार्गी के शब्द सुनकर दांव संघ के सभी बुजुर्ग चुप हो गए। सच कहूं तो वे भी एल्डर जगत के कार्यों से बहुत असंतुष्ट थे। अपने स्वार्थ के लिए एल्डर जगत अराजक खाई में घुस गए और विराट पर हमला किया, जिससे पूरी अराजक खाई का स्थान ढह गया। अगर महारानी रेणुका और एल्डर योगिता 2 दिव्य विकास लोक विशेषज्ञों का हस्तक्षेप न होता तो अकेले एल्डर फनीश्वर और सेठ लालचंद इतने हिंसक स्थानिक तूफान का सामना नहीं कर पाते। जैसा कि एल्डर गार्गी ने भविष्यवाणी की थी, मध्य महाद्वीप मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट में भाग लेने वाले विभिन्न संप्रदायों के शिष्यों का एक बड़ा हिस्सा स्थानिक तूफान में नष्ट हो जाएगा। यही कारण है कि जब एल्डर गार्गी और अन्य दिव्य पवन महल योद्धाओं ने वरुण महल पर हमला किया तो दांव संघ के बुजुर्गों ने हस्तक्षेप नहीं किया, बल्कि खड़े होकर देखा। वे भी चाहते थे कि दिव्य पवन महल का उपयोग करके वरुण महल को कड़ी सजा दी जाए। उन्हें यह स्पष्ट किया जाए कि व्यापक भलाई पर व्यक्तिगत लाभ को प्राथमिकता देने के परिणाम क्या होते हैं। हालांकि दांव संघ बस खड़ा होकर दिव्य पवन महल को वरुण महल को नष्ट करते हुए नहीं देख सकता था। वरुण महल आखिरकार 5 प्रमुख संप्रदायों में से एक था। यदि वे इसे नष्ट होते हुए देखते और उदासीन रहते तो दांव संघ पर इसका प्रभाव बहुत अधिक होता। साथ ही गार्गी, वरुण महल के पहले एल्डर गंगाधर, दूसरे एल्डर जगत और बड़ी संख्या में आरोहण लोक बुजुर्ग सभी मर चुके हैं। भले ही वरुण महल ने गंभीर गलतियां की, उसे पहले ही अपनी उचित सजा मिल चुकी है। चलो यहीं रुकते हैं और हमारे लिए चीजें मुश्किल न करें। दांव संघ के एक अर्धचरण दिव्य विकास लोक एल्डर ने एल्डर गार्गी से गंभीरता से कहा। साथ ही गार्गी, इसे यहीं छोड़ दो। शर्मा परिवार के एल्डर शशांक शर्मा ने भी उन्हें मनाने के लिए कदम बढ़ाया। एल्डर गार्गी ने इन अर्धचरण दिव्य विकास लोक विशेषज्ञों को देखा, भारी मन से सांस ली और ठंडे स्वर में कहा, चलो चलें। इसके साथ उन्होंने दिव्य पवन महल के अर्धचरण दिव्य विकास लोक बुजुर्गों के समूह, साथ ही चंपा, आयु, नीलिमा, माया और नलिनी का नेतृत्व किया और दिव्य पवन महल के शिष्यों की दिशा में उड़ गईं। हालांकि वे वरुण महल के आरोहण लोक बुजुर्गों के खिलाफ भीषण लड़ाई लड़ रहे थे, फिर भी उन्होंने आरोहण लोक से नीचे के दिव्य पवन महल के शिष्यों को अराजक खाई से दूर उड़ना जारी रखने का आदेश दिया। आखिरकार दिव्य पवन महल के शिष्य चंपा, आयु, नीलिमा, माया और नलिनी जितने शक्तिशाली नहीं थे। यदि वे स्थानिक तूफान में फंस जाते तो उनमें से अधिकांश शायद इसके हमले से नहीं बच पाते। एल्डर गार्गी और अन्य लोगों को जाते देख अधिपति लोकेश ने गहरी सांस ली और वरुण महल के बचे हुए आरोहण लोक बुजुर्गों और शिष्यों को आदेश दिया, चलो चलें। इसके साथ उन्होंने वरुण महल के बुजुर्गों और शिष्यों का दूसरी दिशा में नेतृत्व किया। उन्होंने अराजक खाई के आसपास रुकने की हिम्मत नहीं की और इसके बजाय सीधे युमेश शाही शहर की ओर उड़ गए। जबकि दांव संघ और 3 प्राचीन परिवारों के बुजुर्ग एल्डर गार्गी और अन्य अर्धचरण दिव्य विकास लोक पूर्वजों को मना सकते थे और रोक सकते थे। एक बार जब महारानी रेणुका और एल्डर योगिता दिव्य पवन महल की 2 दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ मुक्त हो जाती तो दांव संघ और 3 प्राचीन परिवारों के इन अर्धचरण दिव्य विकास लोक बुजुर्गों की बाधा प्रभावी नहीं हो सकती थी। महारानी रेणुका के स्वभाव को देखते हुए यह पूरी तरह से संभव है कि वह एक ही तलवार के वार से यहाँ के सभी वरुण महल योद्धाओं का सफाया कर सकती हैं। इसीलिए जब तक महारानी रेणुका और एल्डर योगिता दिव्य पवन महल की 2 दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ अभी भी फैलते हुए स्थानिक तूफान के खिलाफ संघर्ष कर रही हैं और छोड़ने में असमर्थ हैं, उन्हें खिसकने के इस अवसर को जब्त करना होगा। इसके अलावा अधिपति लोकेश का वरुण महल लौटने का इरादा नहीं है। इसके बजाय वह दांव संघ मुख्यालय की यात्रा करने के लिए युमेश शाही शहर के स्थानिक मार्ग का उपयोग करने की योजना बना रहे हैं। उनका इरादा दांव संघ के बुजुर्गों से दिव्य पवन महल के अत्याचारों के बारे में शिकायत करना और उन्हें दिव्य पवन महल को दंडित करने का आग्रह करना है। केवल दांव संघ के बुजुर्गों के हस्तक्षेप से ही वरुण महल जीवित रह सकता है, अन्यथा वरुण महल और अधिपति लोकेश दोनों गंभीर खतरे में पड़ जाएंगे। वरुण महल की ताकत अब अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली दिव्य पवन महल का सामना करने के लिए अपर्याप्त है। यह कहा जा सकता है कि 5 प्रमुख संप्रदायों में रत्न भंडार संप्रदाय के अलावा कोई भी अन्य संप्रदाय दिव्य पवन महल का मुकाबला नहीं कर सकता। महायोद्धा मानव पांचों चंपा, आयु, नीलिमा, माया और नलिनी को वरुण महल के ग्रैंड एल्डर गंगाधर को घेरने के लिए सेना में शामिल होते देख पूरी तरह से हैरान था। उसने महसूस किया कि नलिनी के अलावा इनमें से कोई भी उससे कमजोर नहीं था। यह पहली बार था जब उसने समान साधना स्तर के मार्शल कलाकारों को देखा था जिनकी युद्ध शक्ति उसकी अपनी तुलना में कमजोर नहीं थी। और इसके अलावा यह सिर्फ 1 या 2 नहीं बल्कि पूरे 4 थे।
इस दृश्य ने महायोद्धा मानव को, जो अपने साथियों से बहुत आगे निकलने और अपनी पीढ़ी के बीच रास्ता दिखाने का आदी था, पूरी तरह से आश्चर्यचकित कर दिया। इसने उसकी मार्शल आर्ट्स प्रतिभा को भी बड़ा झटका दिया, जिस पर उसे हमेशा गर्व था। चंपा, जो दिव्य पवन महल की युवा स्वामिनी थी, ने 100 साल से भी कम समय तक साधना की थी। फिर भी न केवल वह तेजी से अर्धचरण आरोहण लोक तक पहुंच गई थी, बल्कि उसकी युद्ध शक्ति पृथ्वी रैंकिंग पर नंबर 1 मार्शल आर्ट्स विलक्षण प्रतिभा उसकी अपनी तुलना में किसी भी तरह से कम नहीं थी। ऐसी आश्चर्यजनक मार्शल आर्ट्स प्रतिभा ने उसे पृथ्वी रैंकिंग के नंबर 1 मार्शल आर्ट्स विलक्षण प्रतिभा को पूरी तरह से शर्मिंदा महसूस कराया। हालांकि उसकी मार्शल आर्ट्स प्रतिभा आश्चर्यजनक थी, लेकिन वह पूरे 300 वर्षों से साधना कर रहा था, जबकि चंपा 100 साल से भी कम समय में अर्धचरण आरोहण लोक तक पहुंच गई थी। साधना की गति के मामले में वे अतुलनीय थे। चंपा की तुलना में दांव संघ की वर्तमान पीढ़ी के नंबर 1 मार्शल हालांकि मानव की युद्ध कला प्रतिभा हैरान कर देने वाली थी, लेकिन वह पूरे 300 सालों से साधना कर रहा था, जबकि चंपा को अर्ध आरोहण लोक तक पहुंचने में 100 साल से भी कम समय लगा था। साधना की गति के मामले में उनकी कोई तुलना ही नहीं थी। चंपा की तुलना में दांव संघ की वर्तमान पीढ़ी के नंबर 1 मार्शल आर्ट्स जादूगर के रूप में मानव का खिताब कुछ फीका लग रहा था। सच तो यह है कि उस दृश्य से केवल महायोद्धा मानव ही नहीं चौंका था, ठाकुर विजय और भैरव तो और भी अधिक दंग थे। एक साल पहले जब उन्होंने शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र में बैंगनी तलवार संप्रदाय के खंडहरों में माया से लड़ाई की थी, तब माया की ताकत आज की तुलना में बहुत कम थी। सिर्फ एक साल में उसकी ताकत दोगुनी से भी ज्यादा हो गई थी। साधना की इतनी आश्चर्यजनक गति ने वास्तव में उन्हें हद से ज्यादा चौंका दिया था। अगर उन्हें अब फिर से माया से लड़ना पड़े, तो ठाकुर विजय को लगा कि अपनी शक्तिशाली अर्धचरण जन्मजात आध्यात्मिक पत्थर जादुई हथियार बेजोड़ तानाशाह तलवार के साथ भी वह शायद उसे हरा नहीं पाएगा। इसके अलावा यह सिर्फ माया की बात नहीं थी। दिव्य पवन महल की युवा स्वामिनी चंपा की स्थिति भी कुछ ऐसी ही थी। कुंवर ललित की दावत में ठाकुर विजय ने चंपा से लड़ाई की थी, और तब चंपा की ताकत आज की तुलना में बहुत कम थी। इसके अलावा वैदेही, जो दांव संघ की एक शिष्या थी और विराट के करीब थी, और हेमंत, जो कुछ समय के लिए वैदेही के साथ दिव्य पवन महल के आवास में रुका था, ने भी अपनी ताकत में तेजी से वृद्धि का अनुभव किया था। पिछले एक दशक में दिव्य पवन महल की ताकत में हुई विस्फोटक वृद्धि को देखते हुए ऐसा लगता था कि जो कोई भी विराट से जुड़ा था, उसने आश्चर्यजनक गति से साधना की थी। वे जितना इसके बारे में सोचते, उतना ही वे भयभीत हो जाते। अगर माया और अन्य लोग इतनी तेज गति से साधना करना जारी रखते हैं, तो वह दिन दूर नहीं जब पूरा दांव संघ दिव्य पवन महल का हो जाएगा। सौभाग्य से विराट को एल्डर जगत ने अपने साथ नीचे खींच लिया, जिससे उन दोनों का विनाश हो गया, और इससे उन्हें बहुत राहत मिली। ठाकुर विजय को उम्मीद नहीं थी कि उनके उकसावे का इतना चमत्कारी प्रभाव होगा, जिसने एल्डर जगत को विराट के साथ मरने के लिए अराजक रसातल में कूदने पर मजबूर कर दिया। मूल रूप से एल्डर फनीश्वर पर झूठा आरोप लगाने का उसका कार्य केवल यह सुनिश्चित करने के लिए था कि विराट को दांव संघ से कड़ी सजा मिले। उसने कभी नहीं सोचा था कि यह सीधे विराट की जान ले लेगा। आखिरकार विराट के पास अब अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली समर्थक थे। उसके पीछे दिव्य विकास लोक के 3 शीर्ष स्तर के विशेषज्ञ खड़े थे। दांव संघ के प्रमुख संप्रदायों की युवा पीढ़ी में से कुछ ही लोग उसके समर्थकों का मुकाबला कर सकते थे। इतने शक्तिशाली समर्थक के साथ भले ही एल्डर फनीश्वर ठाकुर परिवार का पक्ष लेते, वे वास्तव में विराट की जान लेने की कभी हिम्मत नहीं करते। अगर एल्डर फनीश्वर ने विराट को मारने की हिम्मत की होती, तो वे खुद शायद गंभीर खतरे में पड़ जाते। ठाकुर विजय ने शुरू में सोचा था कि विराट पर झूठा आरोप लगाने से ज्यादा विराट को भारी नुकसान होगा और उसे ठाकुर परिवार, पशुपालन संप्रदाय और वरुण महल को मुआवजा देना पड़ेगा। हालांकि उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि एल्डर जगत वाली घटना अंततः विराट की मौत का कारण बनेगी, जिससे उसे अपनी उम्मीद से कहीं बेहतर परिणाम मिलेगा। विराट जैसा एक बेजोड़ प्रतिभाशाली व्यक्ति, जिसे ठाकुर परिवार भी नहीं हरा सका, वास्तव में एल्डर जगत जैसे एक मामूली आदमी के हाथों मारा गया। इतनी बड़ी जीत ने ठाकुर विजय को अपार खुशी से भर दिया। दिव्य पवन महल के खेमे में विराट, विराट, क्या तुम्हारा मुख्य शरीर और वो बेवकूफ बाघ अभी भी जिंदा हैं? नीलिमा ने अपना संचार टोकन निकाला और विराट के निर्मल अवतार से संपर्क किया और चिंता से पूछा। हालांकि उसने, चंपा, आयु, माया और नलिनी ने अभी वरुण महल के ग्रैंड एल्डर गंगाधर को मारने के लिए सेना में शामिल होकर एक बहुत ही संतोषजनक जीत हासिल की थी, लेकिन नीलिमा की सबसे बड़ी चिंता अभी भी विराट के मुख्य शरीर और शार्दूल की सुरक्षा थी। विराट के मुख्य शरीर और शार्दूल की सुरक्षा की तुलना में एल्डर गंगाधर का जीवन तुच्छ था। वे अभी भी जिंदा हैं, विराट के निर्मल अवतार ने उत्तर दिया। शुक्र है, मुझे चिंता थी कि तुम और वो बेवकूफ बाघ मर जाओगे। विराट के निर्मल अवतार की प्रतिक्रिया सुनकर नीलिमा ने राहत की सांस ली और अपने पंख से अपनी छाती को थपथपाया। जबकि विराट के असली शरीर की मृत्यु गंभीर थी, फिर भी उसके पास 2 अवतार थे, जिसका मतलब था कि उसके पास अनिवार्य रूप से 2 जीवन थे और वह वास्तव में नहीं मरेगा। लेकिन बेवकूफ बाघ अलग था, उसके पास केवल एक ही जीवन था, और अगर वह मर गया तो वह वास्तव में चला जाएगा। हालांकि नीलिमा अक्सर शार्दूल के साथ झगड़ती रहती थी, लेकिन वह नहीं चाहती थी कि उसे कुछ भी हो। अगर शार्दूल मर गया तो बहस करने के लिए कोई नहीं होगा और वह बहुत बोर हो जाएगी। विराट, तुम्हारा असली शरीर अब कहाँ है? नीलिमा ने फिर पूछा। मुझे नहीं पता, विराट के निर्मल अवतार ने जवाब दिया। नहीं पता? तुम्हें कैसे नहीं पता हो सकता? विराट, तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हें यह भी नहीं पता कि तुम्हारा असली शरीर कहाँ है? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? नीलिमा चिल्लाई। बेवकूफ चिड़िया, क्या तुम फिर से मार खाना चाहती हो? नीलिमा की बातें सुनकर श्वेत वस्त्रधारी विराट ने काले चेहरे के साथ कहा। विराट, क्या तुम्हारा मुख्य शरीर और वो बेवकूफ बाघ वास्तव में ठीक है? नीलिमा ने अभी भी कुछ चिंता के साथ पूछा। ठीक है, बेवकूफ चिड़िया, बेवजह चिंता मत करो। चंपा और अन्य लोगों को बता दो कि मेरा मुख्य शरीर और शार्दूल किसी खतरे में नहीं है। उन्हें बस एक छोटी सी समस्या का सामना करना पड़ा है, कोई गंभीर बात नहीं है, इसलिए उनसे कहो कि चिंता न करें। श्वेत वस्त्रधारी विराट ने कहा। ओह ठीक है। श्वेत वस्त्रधारी विराट की बातें सुनकर नीलिमा को राहत मिली। उसने श्वेत वस्त्रधारी विराट के साथ संचार काट दिया और चंपा, आयु, माया, नलिनी और अन्य लोगों की ओर मुड़ी और कहा। विराट ने कहा कि उसका मुख्य शरीर और वो बेवकूफ बाघ ठीक हैं, इसलिए किसी को चिंता नहीं करनी चाहिए। यह अच्छा है, यह अच्छा है। यह सुनकर चंपा की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े और वह बार बार कहने लगी। हालांकि भले ही युवा मालिक का मुख्य शरीर चला गया हो, उसके पास अभी भी 2 अवतार हैं। फिर भी यह उसके लिए एक बड़ा नुकसान है। मैंने तुमसे बहुत पहले कहा था, विराट बहुत सख्त जान है, वह इतनी आसानी से नहीं मरेगा। अब तुम मुझ पर विश्वास करती हो। माया ने लापरवाही से हाथ हिलाया। हालांकि वह हल्के में बोल रही थी, लेकिन वास्तव में नीलिमा की पुष्टि करने से पहले वह चिंता से बीमार थी। जब आयु को पता चला कि विराट का मुख्य शरीर ठीक है, तो वह बहुत खुश हुई और उसकी चिंतित भौहें शिथिल हो गईं। दूसरी ओर नलिनी पूरी तरह से चुप रही। उसे बात करने का शौक नहीं था और अगर वह विराट के बारे में चिंतित भी थी, तो भी वह इसे नहीं दिखाएगी। लेकिन जब उसने पुष्टि की कि विराट ठीक है, तो उसके खूबसूरत चेहरे पर एक दुर्लभ मुस्कान दिखाई दी। अराजक रसातल की ओर चंपा और अन्य लोग राहत महसूस कर रहे थे और अब चिंतित नहीं थे। लेकिन दक्षिणी महाद्वीप की ओर सफेद कपड़ों में विराट की त्योरियां छड़ी हुई थी। उसने नीलिमा से हल्के में बात की थी, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि वह और चंपा उसके बारे में चिंता करें। लेकिन वास्तव में उसका असली रूप बेहद खतरनाक स्थिति में था।
टुकड़ों में बिखरने और नष्ट होने की कगार पर था। उसने जो 9वें दर्जे का उच्च गुणवत्ता वाला रक्षात्मक चोला पहना हुआ था, वह पहले ही अशांत स्थानिक धाराओं द्वारा तार-तार हो चुका था। उस सबसे नाजुक पल में उसके असली रूप ने अपनी सारी रक्तवंश शक्ति को जला दिया। अनंत परम रक्तवंश के तीसरे जागरण के दौरान जागृत रक्तवंश कौशल टेलीपोर्टेशन को सक्रिय किया। जितनी अधिक रक्तवंश शक्ति जली, टेलीपोर्टेशन की दूरी उतनी ही अधिक थी। विराट द्वारा संचित अपार शक्ति के साथ अपनी सारी रक्तवंश शक्ति को एक पल में जलाने से उसे खरबों मील दूर टेलीपोर्ट करने की अनुमति मिली। यह वास्तव में इस टेलीपोर्टेशन कौशल के माध्यम से था कि विराट अंततः स्थानिक अशांति से बच निकला। हालांकि स्थानिक अशांति के भीतर टेलीपोर्ट करने से अविश्वसनीय रूप से हिंसक स्थानिक तूफान ने उसके शरीर पर भयानक कटौती और दबाव डाला, जिससे उसका 9वें दर्जे का उच्च गुणवत्ता वाला रक्षात्मक चोला तार-तार हो गया। सौभाग्य से 9वें दर्जे के उच्च गुणवत्ता वाले रक्षात्मक चोले ने उसे स्थानिक तूफान द्वारा पूरी तरह से टुकड़ों में फटने से बचाया, जिससे वह जीवित रह सका। हालांकि स्थानिक तूफान के काटने और निचोड़ने और अपनी सारी रक्तवंश शक्ति को तुरंत जलाने से विराट को अभी भी अकल्पनीय क्षति हुई। उसकी सच्ची चेतना अब कोमा में थी। यह ठीक इसलिए था क्योंकि उसकी सच्ची चेतना बेहोश थी कि विराट का निर्मल अवतार अपने असली स्व के साथ संवाद नहीं कर सकता था और स्वाभाविक रूप से अपने असली स्व के वर्तमान स्थान को नहीं जान सकता था। हालांकि केवल एक चीज जिसने उसे कुछ आश्वासन दिया वह यह थी कि यद्यपि उसका असली स्व गंभीर रूप से घायल था, वह अभी भी जीवित था। उसने केवल यह महसूस किया कि उसके असली स्व की चेतना कोमा में चली गई है, यह नहीं कि यह समाप्त हो गई है। यदि उसके असली स्व की चेतना समाप्त हो गई होती तो इसका मतलब होता कि उसका असली स्व वास्तव में मर चुका है। श्वेत वस्त्रधारी विराट अपने असली स्व की वर्तमान स्थिति को बदलने में असमर्थ था। वह केवल अपने असली स्व की चेतना के जागने का धैर्यपूर्वक इंतजार कर सकता था, क्योंकि अपने असली स्व के जागने के बिना उसे कोई अंदाजा नहीं था कि उसका असली स्व कहां था। अपने असली स्व का स्थान निर्धारित करने में असमर्थ होने के कारण अपनी अपार क्षमताओं के बावजूद वह असहाय था। अराजक रसातल। पलक झपकते ही 1 महीना बीत गया। दांव संघ के सभी प्रमुख संप्रदायों के शिष्य बहुत पहले ही अराजक रसातल से दूर निकल चुके थे, जबकि अराजक रसातल के भीतर स्थानिक तूफान थमा नहीं था। स्थिति शुरुआत की तुलना में बहुत बेहतर थी। महारानी रेणुका, एल्डर योगिता, सेठ लालचंद और एल्डर फणीश्वर, जो स्थानिक तूफान के प्रसार का विरोध करने के लिए सेना में शामिल हुए थे, 1 महीने की लड़ाई के बाद थक चुके थे। उनका सच्चा सार लगभग पूरी तरह से समाप्त हो गया था। एक बार जब सभी शिष्य पूरी तरह से सुरक्षा में पीछे हट गए और अराजक रसातल में स्थानिक तूफान स्थिर होने लगा, तो उन चारों ने तूफान का विरोध करने के अपने प्रयासों को रोक दिया और अराजक रसातल के बाहरी किनारे की ओर उड़ गए। गुरुजी, महारानी जी, एल्डर योगिता। महारानी रेणुका और एल्डर योगिता को अराजक रसातल से बाहर निकलते देख चंपा, एल्डर गार्गी और अन्य लोग उनका स्वागत करने के लिए दौड़े। चंपा, क्या विराट ठीक है? अपनी थकावट के बावजूद महारानी रेणुका ने बाहर निकलने के तुरंत बाद चंपा से पूछा। युवा मालिक ने कहा कि उनका असली रूप ठीक है। चंपा ने जल्दी से जवाब दिया। चंपा की बातें सुनकर महारानी रेणुका का दिल, जो अधर में लटका हुआ था, आखिरकार शांत हो गया। अच्छा है कि वह ठीक है, अच्छा है कि वह ठीक है, महारानी रेणुका बड़बड़ाई। अगर विराट के असली रूप को नुकसान पहुंचा होता तो वह सूर्यवीर और मीरा को यह नहीं समझा पाती। भले ही सूर्यवीर उन्हें इसके लिए दोषी न ठहराएं, लेकिन वह खुद जीवन भर दोषी महसूस करती। वरुण महल के उन कुत्तों को इस मामले में बिल्कुल भी नहीं बख्शा जा सकता। महारानी रेणुका ने ठंडे स्वर में कहा। रेणुका, पहले अपनी चोटों से उबरने पर ध्यान दो। बाद में वरुण महल के साथ हिसाब बराबर करने के बहुत सारे अवसर मिलेंगे। जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी विराट मरा नहीं है। वरुण महल से बदला लेने के लिए इतनी जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है। एल्डर योगिता ने महारानी रेणुका के कंधे को थपथपाते हुए कहा। इस बार स्थानिक तूफान के प्रसार का विरोध करने के लिए उन चारों का एक साथ काम करना कोई आसान काम नहीं था। इसने न केवल उनके सच्चे सार को लगभग समाप्त कर दिया, बल्कि उन्हें गंभीर रूप से घायल भी कर दिया। हाँ गुरुजी, अभी आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज आराम करना और ठीक होना है। आपकी चोटें ठीक होने के बाद हम बाकी सब चीजों पर चर्चा कर सकते हैं। चंपा ने जल्दी से सलाह दी। वह यह भी देख सकती थी कि महारानी रेणुका की हालत काफी खराब थी। महारानी रेणुका ने सिर हिलाया और कहा, चलो वापस चलते हैं। यह सुनकर कि विराट का असली रूप नहीं मरा, वरुण महल के प्रति उनका गुस्सा और नफरत काफी कम हो गई। क्योंकि विराट का असली रूप नहीं मरा था, इसलिए वह बाद में वरुण महल के साथ यह हिसाब बराबर करेंगी। दिव्य पवन महल के बुजुर्गों और शिष्यों का एक समूह दिव्य पवन महल की बादल नाव पर सवार हुआ और तेजी से दक्षिणी महाद्वीप की ओर उड़ गया। हालांकि दिव्य पवन महल की बादल नाव के चलने के कुछ ही समय बाद दांव संघ का एक अर्धचरण दिव्य विकास लोक एल्डर उड़कर आया और महारानी रेणुका से पूछा। महारानी रेणुका, क्या आपका दिव्य पवन महल अब मध्य महाद्वीप मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट में युद्ध गुणों की रैंकिंग में भाग नहीं ले रहा है? मध्य महाद्वीप मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट अभी आधिकारिक रूप से समाप्त नहीं हुआ था। अभी भी एक आखिरी चरण बाकी था। युद्ध गुणों की रैंकिंग। शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र में शिष्यों के लाभ के आधार पर मध्य महाद्वीप मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट में भाग लेने वाले योद्धाओं को उनके युद्ध गुणों के अनुसार रैंक किया जाएगा। दांव संघ शीर्ष रैंकिंग वाले योद्धाओं को पुरस्कृत करेगा, जिसमें उच्च रैंकिंग से अधिक पुरस्कार मिलेंगे। विशेष रूप से इस वर्ष के मध्य महाद्वीप मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट के लिए दांव संघ द्वारा दिए गए पुरस्कार पिछले वर्षों की तुलना में दर्जनों गुना अधिक हैं। जो लोग शीर्ष 3 में प्रवेश करेंगे उन्हें न केवल 1 अरब 9वें दर्जे के आध्यात्मिक पत्थर का इनाम मिलेगा, बल्कि एक आदिम जादुई खजाना और दांव संघ में किसी भी दिव्य विकास लोक एल्डर का शिष्य बनने का अवसर भी मिलेगा। आपका दांव संघ ये खेल खुद खेल सकता है। हम दिव्य पवन महल भाग नहीं लेंगे, महारानी रेणुका ने ठंडे स्वर में कहा। इस साल के मध्य महाद्वीप मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट की मेजबानी एल्डर फनीश्वर कर रहे हैं, जो एक विशिष्ट तुष्टिकरण करने वाले व्यक्ति हैं और पूरी तरह से अन्यायपूर्ण हैं। भले ही दिव्य पवन महल के शिष्य उच्च मूल्य के खजाने जमा करें, एल्डर फनीश्वर उन्हें शीर्ष 3 स्थान नहीं दे सकते। जहां तक शीर्ष 3 से बाहर के लोगों के लिए पुरस्कारों का सवाल है, महारानी रेणुका को वास्तव में परवाह नहीं है। इन शब्दों को बोलने के बाद महारानी रेणुका ने अर्धचरण दिव्य विकास लोक वाले दांव संघ एल्डर को नजरअंदाज कर दिया और बादल नाव को चलाने वाले दिव्य पवन महल के एल्डर से कहा, चलो चलें। जी महारानी जी, बादल नाव को चलाने वाले दिव्य पवन महल के एल्डर ने जवाब दिया और उसे तेजी से दक्षिण की ओर ले गया। यह देखकर अर्धचरण दिव्य विकास लोक वाले दांव संघ एल्डर कड़वाहट से मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। उन्होंने गहरी सांस ली और अपना सिर हिलाया। इस साल के मध्य महाद्वीप मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट ने वास्तव में असामान्य रूप से बड़ी संख्या में अप्रत्याशित समस्याएं पैदा की हैं। छोड़ो, ये मामले दांव संघ के एकमात्र एल्डर के लिए चिंता का विषय नहीं है। दिव्य विकास लोक के उन बड़े दिग्गजों को इनके बारे में चिंता करने दो। अर्धचरण दिव्य विकास लोक वाले दांव संघ एल्डर वापस दांव संघ की बादल नाव पर उड़ गए और एल्डर फनीश्वर को महारानी रेणुका के शब्दों की सूचना दी। भाग नहीं ले रहे? अर्धचरण दिव्य विकास लोक एल्डर की रिपोर्ट सुनने के बाद एल्डर फनीश्वर ने उपहास किया। यह बेहतर है कि वे भाग नहीं ले रहे हैं। क्या वे वास्तव में सोचते हैं कि उनके बिना दुनिया नहीं चल सकती? चलो वापस युमेश शाही शहर चलते हैं।
चूंकि दिव्य पवन महल आगामी मध्य महाद्वीप मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट की युद्ध योग्यता रैंकिंग में भाग नहीं ले रहा था, इसलिए उनके लिए अब और रुकने की कोई आवश्यकता नहीं थी। वे मध्य महाद्वीप मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट के अंतिम चरण युद्ध योग्यता रैंकिंग और पुरस्कार समारोह के लिए सीधे युमेश शाही शहर लौट आए। यह जानने पर कि दिव्य पवन महल आगामी युद्ध योग्यता रैंकिंग में भाग नहीं लेगा, कई योद्धाओं जिनमें मानव ठाकुर विजय और जगन जयपाल पृथ्वी रैंकिंग पर शीर्ष 5 मार्शल आर्ट्स जादूगर शामिल थे, सभी ने राहत की सांस ली। इस साल दिव्य पवन महल के शिष्य वास्तव में बहुत मजबूत हैं। चंपा, आयु और माया, इन तीनों की ताकत मानव से कम नहीं है। यदि ये शक्तिशाली दिव्य पवन महल के शिष्य युद्ध योग्यता रैंकिंग में भाग लेते तो पृथ्वी रैंकिंग में शीर्ष 5 में स्थान पाने वाले ये मार्शल आर्ट्स जादूगर शीर्ष 3 में भी जगह नहीं बना पाते और शीर्ष 10 में भी काफी हद तक दिव्य पवन महल का कब्जा हो सकता था। लेकिन अब जब दिव्य पवन महल ने स्वेच्छा से आगामी युद्ध योग्यता रैंकिंग में भाग लेने से हार मान ली है, तो उनके पास शीर्ष 3 स्थान प्राप्त करने का बहुत बेहतर मौका है। इस साल के मध्य महाद्वीप मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट के पुरस्कार इतने उदार हैं कि उनके जैसे मार्शल आर्ट्स जादूगर भी बेहद लुभाए हुए और उत्साहित हैं, विशेष रूप से शीर्ष 3, जिन्हें एक आदिम जादुई खजाना और पूरे 10 अरब 9वें दर्जे के आध्यात्मिक पत्थर मिलेंगे। इतनी भारी मात्रा में धन कुछ ऐसा है जिसे कई अर्धचरण दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ अपने पूरे जीवन में कभी नहीं कमा सकते। जूनियर बहन रिया, तुम इस कचरे को क्यों बचा रही हो? सीनियर भाई रोहन, यह व्यक्ति जीवित लग रहा है। मुझे लगता है कि यह काफी दयनीय है। शायद इसे अभी भी बचाया जा सकता है। आखिरकार यह एक मानव जीवन है। जूनियर बहन रिया, हम यहाँ प्रशिक्षण के लिए आए हैं, दर्शनीय स्थलों की यात्रा के लिए नहीं। तुम्हें यह समझने की जरूरत है। सीनियर भाई रोहन, मुझे पता है। यह जानते हुए भी तुमने ऐसा क्यों किया? अपनी बदहवास स्थिति में विराट ने अपने चारों ओर एक बहस सुनी। उसने अपनी आंखें खोलने के लिए संघर्ष किया। सूरज की रोशनी की एक किरण उसकी दृष्टि में प्रवेश कर गई। आह! जागने पर उसे ऐसा लगा जैसे उसका पूरा शरीर चकनाचूर हो गया हो। उसके शरीर के हर हिस्से से अंतहीन दर्द उमड़ पड़ा, जिससे वह दर्दनाक कराहने लगा। ओह, तुम जाग गए! जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, उसके कानों में एक आश्चर्यचकित आवाज गूंज उठी। इस आवाज को सुनकर विराट ने अपनी नजर उस ओर घुमाई। केवल एक सुंदर मासूम दिखने वाली लड़की को खुशी से उसकी ओर देखते हुए देखा। सीनियर भाई रोहन, वह जाग गया। यह व्यक्ति वास्तव में जीवित है। सुंदर लड़की अपने पास के सुनहरे बालों वाले एक युवक की ओर मुड़ी और आश्चर्य से चिल्लाई। जूनियर बहन रिया, क्या तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई? वह जिए या मरे, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम यहाँ प्रशिक्षण के लिए आए हैं, दर्शनीय स्थलों की यात्रा के लिए नहीं। तुम्हारी ताकत पहले से ही कम है और अगर तुम ऐसे कचरे को साथ में घसीटती हो तो हमें पीछे मत रखना। रोहन नाम के सुनहरे बालों वाले युवक ने त्योरियां चढ़ाते हुए कहा। सीनियर भाई रोहन, इसकी चिंता क्यों करते हो? इस तरह का कचरा कचरे के साथ घूमना पसंद करता है। अगर उसे यहाँ रहना पसंद है तो उसे यहीं रहने दो। चलो चलें। इस समय सुनहरे बालों वाले युवक रोहन के बगल में एक लाल बालों वाली महिला ने सुंदर लड़की की ओर देखा और ठंडे स्वर में उपहास किया। लाल बालों वाली महिला की बातें सुनकर सुंदर लड़की ने तुरंत अपना सिर नीचे कर लिया और चुप हो गई। जूनियर बहन रिया, क्या तुम अभी भी इस कचरे को साथ लाने की जिद करोगी? सुनहरे बालों वाले युवक रोहन ने सुंदर लड़की की ओर देखा और त्योरियां चढ़ाते हुए पूछा। सीनियर भाई रोहन, चलो इसे छोड़ने से पहले इसे होश में ले आएं, ठीक है? सुंदर लड़की ने सुनहरे बालों वाले युवक की ओर विनती भरी नजरों से देखा। हम खच्चर की तरह जिद्दी, फिर तुम यहाँ अकेले रह सकती हो। सुनहरे बालों वाले युवक रोहन ने ठंडे स्वर में उपहास किया और अन्य योद्धाओं को हाथ हिलाते हुए कहा, चलो चलें। सुंदर लड़की, सुनहरे बालों वाले युवक और लाल बालों वाली महिला के अलावा उनके समूह में लगभग 1 दर्जन लोग थे। जूनियर बहन रिया, तुम वास्तव में भ्रमित हो। तुम इतनी जिद्दी क्यों हो? ऐसे असंबंधित व्यक्ति को बचाने पर जोर क्यों दे रही हो? इसके अलावा इसकी साधना आभा को देखते हुए यह सिर्फ लघु महान क्षेत्र के शिखर पर एक कचरा है। भले ही हम इसे पुनर्जीवित करें, यह हमारे किसी काम का नहीं होगा। तलवार चलाने वाले एक युवक ने सुंदर लड़की के पास आते हुए कहा। सुंदर लड़की ने अपना सिर नीचे कर लिया और यह सुनकर चुप रही। जूनियर बहन रिया, जल्दी करो और साथ चलो, पीछे मत रहो। यह क्षेत्र राक्षसी जानवरों से भरा हुआ है। तुम्हारी ताकत के साथ अगर तुम अलग हो जाती हो तो तुम वास्तव में मर सकती हो। तलवार चलाने वाले युवक ने सुंदर लड़की की ओर देखा और अपना सिर हिलाया। इसके साथ वह आगे के समूह की ओर बढ़ गया। यह देखकर सुंदर लड़की ने जल्दी से एक उपचारात्मक गोली निकाली और विराट के मुंह में डाल दी। फिर बिना एक शब्द कहे उसने विराट को जमीन से ऊपर खींचा, उसे अपनी पीठ पर लाद लिया और चुपचाप समूह के पीछे पीछे चलने लगी। विराट इस पर अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। उसकी बेहद गंभीर चोटों के साथ केवल एक 8वें दर्जे की मध्यम स्तरीय उपचारात्मक गोली उसे कैसे ठीक कर सकती थी? हालांकि विराट ने सुंदर लड़की की दयालुता को अस्वीकार नहीं किया और 8वें दर्जे की मध्यम स्तरीय उपचारात्मक गोली को निगल लिया। बॉस, क्या आप ठीक हैं? इस समय विराट के दिमाग में शार्दुल की आवाज गूंज उठी। जैसे ही वह बोला, शार्दुल चमका और अनंत परम मीनार से बाहर निकल गया। पहले विराट बेहोश था और अनंत परम मीनार उसकी चेतना के सागर में सील हो गई थी, जिससे शार्दुल और हरित को बाहर निकलने से रोका गया था। क्योंकि अनंत परम मीनार विराट का जन्मजात जादुई हथियार था, इसलिए अपनी अपार शक्ति के बावजूद यह उसके बेहोश होने पर उसकी चेतना के सागर से नहीं बच सकता था। अब जब विराट जाग गया तभी अनंत परम मीनार फिर से खुली, जिससे प्रवेश और निकास की अनुमति मिली। हालांकि भले ही शार्दुल अनंत परम मीनार से बच निकला था, लेकिन समूह में किसी को भी कुछ गड़बड़ नजर नहीं आई। आखिरकार समूह का सबसे मजबूत सदस्य नेता था एक सुनहरे बालों वाला युवक, जो केवल एक शिखर महान क्षेत्र का योद्धा था। ऐसे कमजोर लोगों को शार्दुल अपनी उंगली के एक झटके से मिटा सकता था। उनकी क्षमताओं के साथ यदि शार्दुल नहीं चाहता था कि वे उसे खोजें, तो वे उसे कैसे खोज सकते थे? शार्दुल विराट के कंधे पर कूद गया और जल्दी से एक नव जीवन संजीवनी गोली निकाली और इसे विराट को दे दिया। हालांकि उसका सुंदर लड़की की पीठ से विराट को उतारने का कोई इरादा नहीं था। यह लड़की काफी अच्छी दिख रही थी। वह बॉस का फिर से निशाना बन सकती है और वह बॉस की योजनाओं को बर्बाद नहीं कर सकता। विराट ने नवजीवन संजीवनी गोली ली और उसकी चोटें धीरे धीरे ठीक होने लगीं। हालांकि इस गति से यह अनिश्चित था कि उसकी चोटों को पूरी तरह से ठीक होने में कितना समय लगेगा। इस बार उसकी चोटों की गंभीरता अभूतपूर्व थी। स्थानिक तूफान की उन्मादी कुचलने वाली ताकत के तहत उसका 9वें दर्जे का उच्च गुणवत्ता वाला रक्षात्मक चोला धूल में मिल गया था। सौभाग्य से महानव स्वर्ग दिव्य ढाल ताबीज और 9वें दर्जे के उच्च गुणवत्ता वाले रक्षात्मक चोले ने शुरुआती कुचलने वाले झटके को रोक दिया, जिससे उसे अपने रक्तवंश कौशल टेलीपोर्टेशन को सक्रिय करने और स्थानिक अशांति से बचने का अवसर मिला। सौभाग्य से उसका सत्य योद्धा दिव्य शरीर पहले ही 8वें स्तर को पार कर चुका था और उसकी शारीरिक शक्ति 9वें दर्जे के निम्न गुणवत्ता वाले जादुई हथियार के बराबर थी। अन्यथा स्थानिक अशांति से इस तरह के अचानक टेलीपोर्टेशन ने उसके शरीर को पूरी तरह से धूल में मिला दिया होता। इसके अलावा सौभाग्य से उसके सर्वोच्च योद्धा शरीर का 9/10वां हिस्सा जन्मजात दांव शरीर में बदल गया था, जिससे उसे अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली पुनर्योजी क्षमताएं मिल गईं। इसने उसके भौतिक शरीर को पतन के कगार से जबरन बहाल करने की अनुमति दी। हालांकि प्रत्येक जबरन वसूली की प्रक्रिया में उसके सर्वोच्च योद्धा शरीर की जीवन शक्ति पूरी तरह से समाप्त हो गई थी। अब विराट की शारीरिक जीवन शक्ति लगभग पूरी तरह से समाप्त हो गई थी और उसकी रक्तवंश शक्ति भी लगभग पूरी तरह से समाप्त हो गई थी।
इसका मतलब था कि उसकी बेहद गंभीर चोटों ने खुद को ठीक करने की क्षमता खो दी थी। यहां तक कि नवजीवन संजीवनी गोली भी उसकी चोटों के इलाज के लिए अपर्याप्त थी। शार्दुल, जाओ और जीवन स्रोत मोती लाओ और मुझे दे दो। विराट ने अपने विचारों को शार्दुल तक पहुंचाया। उसकी चोटें इतनी गंभीर थीं कि वह बोल भी नहीं सकता था और केवल दिव्य विचार के माध्यम से शार्दुल के साथ संवाद कर सकता था। जी बॉस। यह सुनकर शार्दुल जल्दी से अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर में दौड़ा, जीवन स्रोत मोती को पुनः प्राप्त किया और इसे निगलने के लिए विराट को दे दिया। जैसे ही अनंत परम मीनार से जीवन स्रोत मोती को निकाला गया, पहाड़ों और जंगलों में एक अतुलनीय रूप से शक्तिशाली जीवन शक्ति व्याप्त हो गई। जंगल में फूल, पौधे और पेड़ तुरंत बेतहाशा बढ़ने लगे। सुनहरे बालों वाले युवक रोहन और उसके साथियों ने अपने पीछे की विसंगति को देखा और मुड़कर आश्चर्य और संदेह के साथ पीछे देखा। सीनियर भाई रोहन, मैंने अभी एक बेहद शक्तिशाली जीवन शक्ति महसूस की। रोहन के पास एक योद्धा ने कहा। हाँ, मैंने भी इसे महसूस किया। रोहन ने सिर हिलाया और कहा, सब लोग चारों ओर देखो और देखो कि क्या कोई असाधारण खजाना दिखाई दिया है। जी सीनियर भाई रोहन, योद्धाओं ने एक साथ जवाब दिया। हालांकि परिवेश की खोज करने के बाद उन्हें खजाने का एक भी निशान नहीं मिला। ऐसा लगता था कि शक्तिशाली जीवन शक्ति केवल संक्षेप में दिखाई दी थी और बिना किसी निशान के गायब हो गई थी। क्या ऐसा हो सकता है कि हम सिर्फ चीजों की कल्पना कर रहे थे? एक योद्धा ने कहा। असंभव। भले ही हम मतिभ्रम कर रहे हों, इस जंगल में फूलों, पौधों और पेड़ों के बारे में क्या वे केवल एक भ्रम के कारण इतनी बेतहाशा नहीं बढ़ सकते थे? एक अन्य योद्धा ने तुरंत जवाब दिया। अपने आसपास की बहस को सुनकर सुनहरे बालों वाला युवक रोहन एक विचारशील अभिव्यक्ति दिखाए बिना नहीं रह सका। अंत में वह सुंदर लड़की के पास गया और पूछा, जूनियर बहन रिया, क्या तुमने पीछे चलते समय कुछ असामान्य देखा? सीनियर भाई रोहन, मैंने कुछ भी नोटिस नहीं किया। सुंदर लड़की ने जल्दी से अपना सिर हिलाया। वास्तव में उसने उस शक्तिशाली जीवन शक्ति को महसूस किया था, जैसे कि वह अचानक उसके पीछे दिखाई दी और फिर एक पल में गायब हो गई। हालांकि उसने सुनहरे बालों वाले युवक को सच बताने की हिम्मत नहीं की। उसके स्वभाव को जानते हुए अगर उसने उसे बताया तो वह निश्चित रूप से उसकी पीठ पर घायल लड़के को नुकसान पहुंचाएगा। थोड़े से भी संदेह के कारण वह लड़के को करीब से देखने के लिए उसे काट सकता है। सुंदर लड़की नहीं चाहती थी कि रोहन लड़के को नुकसान पहुंचाए। यह सुनकर रोहन ने फिर से विराट पर नजर डाली, जिसे सुंदर युवा लड़की अपनी पीठ पर ले जा रही थी। हालांकि उसकी आंखों में विराट पहले जैसा ही दिखाई दिया, अभी भी दयनीय स्थिति में। लंबे समय तक निरीक्षण करने के बाद भी कुछ पता नहीं चला और सावधानीपूर्वक खोजने के बाद भी खजाना नहीं मिला। रोहन ने अंततः हार मान ली और अपने समूह को आगे बढ़ाया। उसे नहीं पता था कि जब वह विराट को घूर रहा था तो विराट की चोटें वास्तव में धीरे धीरे ठीक हो रही थीं। उसने जो दृश्य देखा वह केवल विराट की इच्छा का प्रक्षेपण था। सूर्य आत्मा विच्छेद तकनीक पर विराट की वर्तमान महारत के साथ एक ही विचार रोहन और उसके कमजोर योद्धाओं को वह सब कुछ दिखाने के लिए पर्याप्त था जो वह चाहता था। रोहन और उसके साथी योद्धा बहुत कमजोर थे। भले ही विराट वर्तमान में गंभीर रूप से घायल था और चलने में असमर्थ था, लेकिन उसका एक ही विचार उन सभी को मारने के लिए पर्याप्त था। यह केवल इस सुंदर युवा लड़की के कारण था कि उसने इन लोगों के साथ बहस करने की परवाह नहीं की। उसने जो दृश्य वे देख रहे थे उसे बदलने के लिए सूर्य आत्मा विच्छेद तकनीक का उपयोग किया, अन्यथा उसने इसे छिपाने की भी परवाह नहीं की होती। तो क्या हुआ अगर उन्हें पता चले कि जीवन स्रोत मोती उस पर था? क्या ये लोग उसे छूने की हिम्मत करेंगे? विराट को उंगली उठाने की भी जरूरत नहीं थी। एक ही नजर उन सभी को मारने के लिए काफी थी। समूह ने पहाड़ों और जंगलों के माध्यम से अपनी यात्रा जारी रखी। विराट सुंदर लड़की की पीठ पर लेटा रहा, चुपचाप अपने शरीर की स्थिति को महसूस कर रहा था। जीवन स्रोत मोती का सेवन करने के बाद भी उसकी चोटें जल्दी ठीक नहीं हो रही थीं। जीवन स्रोत मोती की शक्तिशाली जीवन शक्ति के लिए धन्यवाद। सतह के घाव 2 या 3 दिनों में पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। हालांकि उसकी रक्तवंश शक्ति की कमी को हल करना इतना आसान नहीं था। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि उसकी साधना के दौरान उसके द्वारा उपभोग किए गए तीसरे संस्करण के नागदंत चावल का कम से कम आधा हिस्सा और प्राचीन महाद्वीप से अवशोषित धारा का पानी रक्तवंश शक्ति में परिवर्तित हो गया था। 3/10वां हिस्सा भौतिक शरीर द्वारा जन्मजात दांव शरीर में बदलने के लिए अवशोषित किया जाता है। 1/10वां हिस्सा आत्मा द्वारा इसे मजबूत करने के लिए अवशोषित किया जाता है और केवल अंतिम 1/10वां हिस्सा सच्चे सार में बदल जाता है, जो किसी की साधना का हिस्सा बन जाता है। विराट की साधना की गति तेज नहीं होने का कारण आंशिक रूप से यह है कि वह प्रत्येक क्षेत्र की क्षमता को अधिकतम करने का प्रयास करता है, लेकिन साथ ही इसलिए भी कि वह जो संसाधन और ऊर्जा अवशोषित करता है उसका अधिकांश हिस्सा उसके रक्तवंश, भौतिक शरीर और आत्मा द्वारा खपत किया जाता है। केवल 1/10वां हिस्सा उसकी साधना में परिवर्तित होता है। इसके अलावा विराट जिस अनंत अराजकता सम्राट तकनीक की साधना करता है वह उसे उसी स्तर के अन्य योद्धाओं की तुलना में प्रत्येक क्षेत्र में सैकड़ों गुना अधिक ऊर्जा अवशोषित करने की अनुमति देती है। विराट की अनंत अराजकता सम्राट तकनीक को उसी क्षेत्र के अन्य योद्धाओं की तुलना में प्रत्येक क्षेत्र के लिए सैकड़ों गुना अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हालांकि उसके द्वारा अवशोषित ऊर्जा का केवल 1/10वां हिस्सा साधना शक्ति में परिवर्तित होता है। शेष उसके अनंत परम रक्तवंश, सर्वोच्च योद्धा शरीर और दिव्य आत्मा द्वारा भस्म हो जाता है। इसका मतलब यह है कि प्रत्येक क्षेत्र की उन्नति के लिए विराट उसी क्षेत्र के अन्य योद्धाओं की तुलना में हजारों गुना अधिक संसाधनों का उपभोग करता है। इन कारणों से हालांकि विराट के पास लगभग असीमित संसाधन है, उसकी साधना की गति विशेष रूप से तेज नहीं है। बेशक यह तेज नहीं केवल तलवार संप्रदाय के उन योद्धाओं के सापेक्ष है जो समान साधना संसाधनों को साझा करते हैं। अन्य संप्रदायों के योद्धाओं की तुलना में विराट की साधना की गति अभी भी अकल्पनीय रूप से तेज है। चूंकि उसकी रक्तवंश शक्ति अनगिनत संसाधनों को अवशोषित करके लंबी अवधि में जमा हुई थी, इसलिए अब इसकी कमी से उबरना बेहद मुश्किल है। हालांकि यद्यपि इस रक्तवंश शक्ति के संचय में भारी संसाधनों का उपभोग हुआ, फिर भी यह अनंत परम रक्तवंश ही था जिसने एक महत्वपूर्ण क्षण में उसकी जान बचाई। इस अनंत परम रक्तवंश द्वारा छोड़ी गई शक्ति एक बार पूरी तरह से मुक्त हो जाने के बाद अकल्पनीय है। इस बार यदि यह अनंत परम रक्तवंश के रक्तवंश कौशल टेलीपोर्टेशन के लिए नहीं होता तो विराट उस स्थानिक तूफान से बच नहीं पाता। समूह आधे दिन तक पहाड़ों और जंगलों से होकर चला। इस दौरान कई राक्षसी जानवर बाहर निकले और उन पर झपट पड़े। योद्धाओं ने लगातार इन जानवरों को मारा और उनकी लाशें इकट्ठी की। हिमशिखर पर्वत की गहराई में जाने का उनका उद्देश्य विभिन्न संसाधनों को इकट्ठा करना था। एक योद्धा की साधना के लिए बड़ी संख्या में खजाने और अवसरों की आवश्यकता होती है। साधना का स्तर जितना ऊंचा होगा, संसाधनों की खपत उतनी ही अधिक होगी। हर योद्धा को उच्च स्तर तक पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए, कठिन प्रशिक्षण सहना चाहिए और अपनी साधना का समर्थन करने के लिए विभिन्न संसाधनों की खोज करनी चाहिए। चूंकि सुंदर युवा लड़की ने विराट को बचाने की जिद की थी, इसलिए सुनहरे बालों वाला युवक रोहन और लाल बालों वाली महिला उसकी कथित बाधा और अवज्ञा से नाराज होकर पहाड़ों में अपने प्रशिक्षण के दौरान उसकी उपेक्षा करते थे। यहां तक कि जब खूंखार जानवर उस पर हमला करते तब भी वे पास खड़े रहते और मदद के लिए कुछ नहीं करते। वे स्पष्ट रूप से उसे सबक सिखाना चाहते थे ताकि वह उनके आदेशों का पालन करे। दुर्भाग्य से उनकी योजना उल्टी पड़ गई। जानवर जब भी वे उसके पास पहुंचते बीमार मुर्गियों की तरह कांपते और लड़खड़ाते।
यहां तक कि सबसे भयंकर जानवर भी उसके पास आकर अविश्वसनीय रूप से कमजोर हो गए और उसने उन्हें आसानी से मार डाला। इसलिए इस प्रशिक्षण के बाद सुंदर युवा लड़की को वास्तव में समूह से सबसे अधिक लाभ हुआ। हर कोई इस पर चकित था। वे सब इस बात से हैरान थे कि क्या हो रहा है, और यहां तक कि वह सुंदर युवा महिला भी अविश्वसनीय रूप से चकित थी। कई बार वह गंभीर खतरे में थी, उन खूंखार जानवरों के हाथों मरने की कगार पर, लेकिन जो जानवर उस पर हमला करते थे वे बेवजह एक दूसरे से लड़ने लगते या पागल हो जाते, खुद को काटते। सुंदर युवा महिला यह सोचने से खुद को नहीं रोक पाई कि क्या यह उसके पीछे वाले लड़के से संबंधित था, लेकिन उसने जल्दी ही इस विचार को खारिज कर दिया। यह कैसे हो सकता है? भले ही वह लड़का अपने चरम पर होता और पहले से ही गंभीर रूप से घायल न होता, फिर भी वह उन जानवरों का मुकाबला नहीं कर सकता था। आखिरकार उस पर हमला करने वाले कई जानवर महान क्षेत्र के बाद के चरण के खूंखार जानवर थे। ये अविश्वसनीय रूप से भयंकर जानवर उसके महान क्षेत्र के मध्य चरण के एक शक्तिशाली विशेषज्ञ से भी परे थे। इस लड़के की तो बात ही छोड़िए जो केवल लघु महान क्षेत्र के शिखर पर था। क्योंकि वह इसका पता नहीं लगा सकी, इसलिए सुंदर युवा महिला ने बस इसके बारे में सोचना बंद कर दिया। इकट्ठा करने के लिए इतने सारे शक्तिशाली राक्षसी जानवरों के साथ वह भाग्य बनाने में खुश थी। ऐसा लग रहा था कि इस प्रशिक्षण से होने वाला लाभ उसके कबीले को काफी मात्रा में साधना संसाधन प्रदान करेगा। वह पहाड़ों में जितनी गहराई तक गई, उसने उतने ही अधिक उच्च स्तरीय राक्षसी जानवरों को इकट्ठा किया। अंत में सुंदर युवा महिला इतनी खुश थी कि उसने एक छोटी सी धुन गुनगुनाई। उसके कदम हल्के हो गए। ऐसा लग रहा था कि पुरानी कहावत सच थी, अच्छे कर्म अच्छे पुरस्कार लाते हैं। उसने आज इस युवक को बचाया था, और यहां तक कि उसकी किस्मत में भी इतना सुधार हुआ था। ये सभी उच्च स्तरीय राक्षसी जानवर उसकी ओर दौड़े, गंभीर चोटें पहुंचाई और फिर उसे उन्हें इकट्ठा करने दिया। युवक को उठाने के बाद से उसने 30 से अधिक मध्य चरण के महान क्षेत्र के राक्षसी जानवरों, 20 से अधिक बाद के चरण के महान क्षेत्र के राक्षसी जानवरों को इकट्ठा किया था। और यहां तक कि एक शिखर महान क्षेत्र का राक्षसी जानवर जिसे सुनहरे बालों वाला युवक रोहन नहीं संभाल सकता था, उसे उसकी ओर लालच दिया गया था, और शिखर महान क्षेत्र का राक्षसी जानवर जमीन पर पड़ा था, जिससे उसे तलवार के एक ही वार से मारने की अनुमति मिली। सुंदर युवा लड़की को लगा कि वह आज स्वर्ग की लाडली है, अच्छे भाग्य की चुनी हुई, सभी प्रकार की अद्भुत चीजों पर ठोकर खा रही है। सीनियर भाई रोहन, आज वास्तव में क्या हुआ? वे खूंखार राक्षसी जानवर उस निकम्मे की ओर दौड़ते समय पागल क्यों हो गए? या तो एक दूसरे को मार रहे थे या खुद को नुकसान पहुंचा रहे थे। यह वास्तव में चौंकाने वाला है। लाल बालों वाली महिला ने सुंदर लड़की की ओर देखा। उसकी आंखों में आश्चर्य भरा था, और उसने सुनहरे बालों वाले युवक से मानसिक रूप से पूछा। सुंदर लड़की ने आज इतने सारे उच्च स्तरीय राक्षसी जानवरों की लाशें इकट्ठी की थीं, जिससे लाल बालों वाली महिला के भीतर एक जानलेवा इरादा पैदा हो गया था। कई बार उसने जानबूझकर उन राक्षसी जानवरों को सुंदर लड़की की ओर आकर्षित किया था। अगर सुंदर लड़की उनके हाथों मर जाती तो आज के लिए सुंदर लड़की की सारी लूट उनकी होती। सुंदर लड़की के पास जो दौलत थी वह उसे मारने और लूटने के लिए, लुभाने के लिए काफी थी। अगर उसने उस सुंदर लड़की से उच्च स्तरीय राक्षसी जानवर की लाश चुरा ली होती तो वह आसानी से फतेहपुर में रत्न भंडार कंपनी में उसे बेचकर भाग्य बना सकती थी। दुर्भाग्य से लाल बालों वाली महिला की योजनाएं बार बार विफल रहीं, और इसके बजाय उसने सुंदर लड़की को कई और उच्च स्तरीय राक्षसी जानवर भेज दिए। इसने लाल बालों वाली महिला को ईर्ष्या और जलन से भर दिया, और उसके दिल में बेचैनी की भावना पैदा हो गई। यह पूरा मामला वास्तव में विचित्र था। उसने यहां तक सोचा कि अगर वह सुंदर लड़की पर हमला करती है तो क्या उसे भी उन राक्षसी जानवरों जैसी ही नियति का सामना करना पड़ेगा? मुझे भी नहीं पता, लेकिन यह स्थिति वास्तव में थोड़ी अजीब है। मैं इतने लंबे समय तक जीवित रहा हूं, और यह पहली बार है जब मेरा सामना ऐसी किसी चीज से हुआ है। सुनहरे बालों वाले युवक रोहन ने अपने पीछे सुंदर लड़की की ओर देखते हुए कहा। उसका भाव संदेह से भरा था। जैसे जैसे अधिक से अधिक विचित्र घटनाएं सामने आईं, राक्षस चाहे कितने भी खूंखार क्यों न हो, सुंदर युवा महिला के पास पहुंचते ही वे तुरंत विभिन्न हमलों का शिकार हो जाते। अंततः उसके द्वारा आसानी से मारे जाते और लूट लिए जाते। इस अविश्वसनीय स्थिति ने कुछ योद्धाओं को भयभीत कर दिया, जिन्होंने शुरू में लड़की के प्रति बुरे इरादे रखे थे और गुप्त रूप से उसे नुकसान पहुंचाना चाहते थे। उन्हें चिंता थी कि अगर उन्होंने वास्तव में उस पर हमला किया तो उन्हें भी राक्षसों जैसी ही नियति का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि सुंदर युवा महिला अपने प्रति योद्धाओं के बदलते रवैये से पूरी तरह बेखबर थी। लूटते समय वह और अधिक खुश हो गई, इस बात से अनजान कि वह धीरे धीरे समूह से आगे निकल गई थी। सुनहरे बालों वाला युवक रोहन और उसका योद्धाओं का समूह चुपचाप किनारों की ओर बढ़ गया, उससे बचते हुए और उसे रास्ता तलाशने के लिए आगे धकेल दिया, जबकि वे पीछे पीछे चले, स्थिति का लाभ उठाने की उम्मीद में। हिमशिखर पर्वत कोई सुरक्षित पनाहगाह नहीं था। बाहरी इलाके अपेक्षाकृत सुरक्षित थे, लेकिन वे जितना आगे जाते उतने ही अधिक खूंखार राक्षस घूमते और वे अज्ञात खतरों का भी सामना कर सकते थे। इतने लंबे समय तक यात्रा करने के बाद वे धीरे धीरे हिमशिखर पर्वत की गहराई में चले गए थे। हिमशिखर पर्वत के भीतर गहराई में केवल आरोहण लोक के लोगों के जीवित रहने का मौका है। आरोहण लोक से नीचे के योद्धाओं के लिए अंदर जाना लगभग निश्चित मृत्यु है। मूल रूप से रोहन और उसके समूह ने हिमशिखर पर्वत में गहराई तक जाने की हिम्मत नहीं की थी, लेकिन सुंदर युवा महिला के साथ होने वाली चमत्कारी घटनाओं को देखकर उनका साहस धीरे धीरे बढ़ गया। लूट के लिए मैला ढोने के दौरान उन्होंने युवा महिला को आगे देखा। वे हिमशिखर पर्वत में जितना गहराई तक गए, उन्हें उतने ही अधिक खजाने और अवसर मिले। विभिन्न आध्यात्मिक जड़ी बूटियां, आत्मा अयस्क और दुर्लभ प्राकृतिक खजाने दिखाई दिए। उनकी गुणवत्ता बढ़ती गई। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, उन्हें कुछ अर्धचरण 9वीं श्रेणी की आध्यात्मिक जड़ी बूटियां मिलनी शुरू हो गईं। ऐसी उच्च श्रेणी की जड़ी बूटियां पाकर रोहन और लाल बालों वाली महिला आश्चर्य और खुशी दोनों से भर गए। इस प्रशिक्षण यात्रा से प्राप्त लाभ उनकी अपेक्षाओं से कहीं अधिक था। बेशक, हालांकि उन्हें रास्ते में कई दुर्लभ प्राकृतिक खजाने मिले, लेकिन उनमें से कोई भी सुंदर युवा महिला तक नहीं पहुंचा। जैसे ही उन्होंने खजाने को देखा, रोहन और लाल बालों वाली महिला आगे बढ़े और उन्हें छीन लिया, जिससे सुंदर लड़की के पास इन उच्च श्रेणी के प्राकृतिक खजाने को प्राप्त करने का कोई मौका नहीं बचा। हालांकि सुंदर लड़की को कोई परवाह नहीं थी। वह वही थी जिसे इस प्रशिक्षण से सबसे अधिक लाभ हुआ था। अगर वह फतेहपुर में रत्न भंडार कंपनी में इतने सारे उच्च श्रेणी के राक्षस जानवरों की लाशें बेचती तो वह शायद एक भाग्य बना सकती थी। जहां तक अन्य खजानों का सवाल है, उनके लिए प्रतिस्पर्धा करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। हालांकि ये वरिष्ठ भाई बहन उसके साथ बहुत अच्छे नहीं थे, फिर भी वे साथी शिष्य थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वे अधिक लाभ कमाते हैं। एक और दिन बीत गया और अब वे हिमशिखर पर्वत के काफी अंदर थे। सीनियर भाई रोहन, हम अब पूरी तरह से हिमशिखर पर्वत के आंतरिक भाग में प्रवेश कर चुके हैं। क्या हमें यहाँ रुकना चाहिए? मुझे चिंता है कि अगर हम और गहराई में गए तो हमें किन खतरों का सामना करना पड़ सकता है। तलवार चलाने वाले युवक विक्रम ने सुनहरे बालों वाले युवक रोहन से कुछ चिंता के साथ कहा। जूनियर भाई विक्रम, तुम बेवजह चिंता कर रहे हो। रिया के यहाँ होते हुए हमें किस खतरे का डर है? उसे किसी भी खतरे को संभालने दो। लाल बालों वाली महिला ने उपहास किया। हिमशिखर पर्वत के बाहरी इलाके में हमें क्या अच्छी चीजें मिल सकती हैं? केवल हिमशिखर पर्वत के भीतर ही हम वास्तव में मूल्यवान खजाने प्राप्त कर सकते हैं। उन खजानों की तुलना में थोड़ा सा खतरा क्या है? सीनियर भाई और बहन देखो, वहां एक निम्न श्रेणी की 9वें दर्जे की आध्यात्मिक जड़ी बूटी लग रही है। जब वे बात कर रहे थे तभी एक योद्धा ने उत्साहपूर्वक दूर एक बड़ी चट्टान की ओर इशारा किया। ये सुनकर सबने उस दिशा में देखा।
निश्चित रूप से चट्टान के नीचे शक्तिशाली ऊर्जा विकीर्ण करने वाली एक आध्यात्मिक जड़ी बूटी उग रही थी। एक निम्न श्रेणी की 9वें दर्जे की आध्यात्मिक जड़ी बूटी। यह वास्तव में एक निम्न श्रेणी की 9वें दर्जे की आध्यात्मिक जड़ी बूटी है। इस बार हम अमीर बन गए। लाल बालों वाली महिला की आंखें उत्साह से चमक उठीं। इसके साथ वह एक हूश के साथ बड़ी चट्टान की ओर उड़ी। इससे पहले कि वह बड़ी चट्टान तक पहुंच पाती, उसके पीछे से अचानक एक विशाल प्राणी निकला, एक विशाल काला भालू। भालू से एक भयानक आभा निकल रही थी, जो स्पष्ट रूप से यह दर्शा रही थी कि वह अर्धचरण आरोहण लोक का एक शक्तिशाली जानवर था। यह देखकर लाल बालों वाली महिला का चेहरा मौत की तरह पीला पड़ गया। उसने एक चीख निकाली और तुरंत सुंदर लड़की की ओर भागने के लिए मुड़ी। प्रिया, जल्दी से उस काले भालू को रोको। लाल बालों वाली महिला सुंदर लड़की के पास पहुंची, उसका कंधा पकड़ा और उसे और उसकी पीठ पर मौजूद विराट को काले भालू की ओर फेंक दिया। सुंदर लड़की, जो केवल महान क्षेत्र के मध्य चरण में थी, लाल बालों वाली महिला का मुकाबला नहीं कर सकती थी, जो बाद के चरण के महान क्षेत्र में थी। फेंके जाने पर वह विराट को अर्धचरण आरोहण लोक वाले काले भालू की ओर ले गई। आह! सुंदर युवा लड़की का चेहरा यह दृश्य देखकर पीला पड़ गया और वह चिल्लाए बिना नहीं रह सकी। यह पहली बार था जब उसका सामना अर्धचरण आरोहण लोक के राक्षसी जानवर से हुआ था। उसे नहीं पता था कि पहले हुई अजीब घटनाएं अभी भी सच हैं या नहीं। यदि वे नहीं हुई तो वह इस अर्धचरण आरोहण लोक वाले काले भालू का मुकाबला नहीं कर पाएगी। हालांकि इस बार पिछली घटनाएं नहीं हुई। जब अर्धचरण आरोहण लोक वाला काला भालू सुंदर लड़की के पास पहुंचा तो पिछली घटनाएं घटित नहीं हुई। हालांकि भले ही यह काला भालू पिछले राक्षसी जानवरों की तरह अचानक पागल नहीं हुआ, लेकिन इसने सुंदर लड़की की उपस्थिति को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया, जैसे कि वह अस्तित्व में ही नहीं थी। रोर! अर्धचरण आरोहण लोक वाला काला भालू दहाड़ा और सीधे लाल बालों वाली महिला के पीछे भागा। यह देखकर लाल बालों वाली महिला का चेहरा मौत की तरह पीला पड़ गया। सीनियर भाई रोहन, मुझे बचाओ! लाल बालों वाली महिला ने सुनहरे बालों वाले युवक रोहन को पुकारा। हालांकि जिस क्षण रोहन ने अर्धचरण आरोहण लोक वाले काले भालू को दिखाई देते देखा, वह मुड़ा और भाग गया। उसके पास लाल बालों वाली महिला को बचाने के लिए रुकने का कोई साहस नहीं था। अन्य योद्धाओं ने भी ऐसा ही किया। अर्धचरण आरोहण लोक वाले काले भालू को अपनी ओर आते देख वे सभी घबराहट में बिखर गए और हताश होकर भाग गए। उनमें से कोई भी लाल बालों वाली महिला की मदद के लिए नहीं रुका। यह देखकर लाल बालों वाली महिला की आंखें निराशा से भर गईं। रोहन और वह न केवल साथी शिष्य थे बल्कि प्रेमी भी थे। फिर भी इस नाजुक घड़ी में रोहन ने उसकी पूरी तरह से उपेक्षा की थी। उसे अपनी जान बचाने के लिए भागने के लिए छोड़ दिया था। हालांकि लाल बालों वाली महिला बाद के चरण की महान क्षेत्र की योद्धा थी, लेकिन वह इस काले भालू का कोई मुकाबला नहीं थी, जो कम से कम अर्धचरण आरोहण लोक विशेषज्ञ था। बस कुछ ही सांसों में भालू ने उसे पकड़ लिया और एक ही थप्पड़ से उसे खून से लथपथ कर दिया। यह देखकर सुंदर युवा महिला सदमे में हाँफने से खुद को नहीं रोक पाई। हालांकि लाल बालों वाली महिला दुष्ट थी और उसने भालू को रोकने और खुद को भागने का मौका देने के लिए उसका इस्तेमाल करने की कोशिश भी की थी। फिर भी वह उसकी साथी शिष्या थी। उसे भालू के हाथों मरते देख सुंदर युवा महिला अभी भी दुखी थी। लड़की की हाँफ ने तुरंत भालू का ध्यान फिर से आकर्षित किया। भालू ने अपना सिर घुमाया, लड़की की ओर देखा, दहाड़ा और एक बार फिर उस पर झपटा। इस पर सुंदर युवा महिला भयभीत हो गई। यहां तक कि महान क्षेत्र के बाद के चरण में लाल बालों वाली महिला भी इस काले भालू का कोई मुकाबला नहीं थी और एक ही थप्पड़ से उसके द्वारा मारी गई थी। वह एकमात्र मध्य चरण महान क्षेत्र की योद्धा इस अर्धचरण आरोहण लोक वाले काले भालू के खिलाफ और भी कम मौका रखती थी। खत्म, सब कुछ पूरी तरह से खत्म। विशाल काले भालू को झपटते देख सुंदर लड़की को निराशा की लहर महसूस हुई। हालांकि जैसे ही काला भालू उस तक पहुंचा, वह अचानक ऐंठ गया, जमीन पर गिर गया। उसका शरीर हिंसक रूप से ऐंठने लगा। यह देखकर सुंदर लड़की ने साहसपूर्वक अपनी तलवार काले भालू के सिर पर दे मारी। उसका हमला अप्रत्याशित रूप से सफल रहा। अर्धचरण आरोहण लोक वाले काले भालू के पास चकमा देने का समय भी नहीं था और उसकी तलवार ने उसके सिर को छेद दिया। खून फव्वारे की तरफ बाहर निकल रहा था। हालांकि यह काला भालू आखिरकार एक अर्धचरण आरोहण लोक वाला राक्षस जानवर था, जिसका शरीर अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था। सुंदर युवा महिला का एक तलवार का वार उसे मारने के लिए अपर्याप्त था। भालू की एकाग्रता में क्षणिक कमी का फायदा उठाते हुए सुंदर युवा महिला ने जल्दी से कई और तलवार के वार किए। अंततः भालू को मार डाला। भालू के मारे जाने के बाद ही सुंदर युवा महिला ने राहत की लंबी सांस ली। फ्यू, ऐसा लगता है कि आज मेरी किस्मत अच्छी है। मुझे अच्छे भाग्य और लंबे जीवन का आशीर्वाद मिला है। मैंने इस अर्धचरण आरोहण लोक वाले काले भालू को भी मारने में कामयाबी हासिल की। हाँ, अगर पूर्वज को पता चला कि मैंने एक अर्धचरण आरोहण लोक राक्षस जानवर को भी मार डाला तो वह शायद बहुत हैरान होंगे। काले भालू को मारने के बाद सुंदर युवा महिला ने खुशी से खुद से बड़बड़ाया। हालांकि सुंदर युवा महिला काले भालू की मौत से कुछ दुखी महसूस कर रही थी, लेकिन यह दुख जल्दी ही बीत गया। आखिरकार हालांकि लाल बालों वाली महिला उसकी साथी शिष्या थी, लेकिन उनके बीच कोई वास्तविक स्नेह नहीं था। कड़ाई से बोलते हुए वे एक दूसरे के प्रति काफी नाराजगी भी रखते थे, क्योंकि लाल बालों वाली महिला अक्सर उसे परेशान करती थी। यह केवल इसलिए था क्योंकि सुंदर लड़की नेक दिल थी कि उसने ऐसे मामलों पर द्वेष नहीं रखा। लेकिन जब उसने द्वेष नहीं रखा तो सुंदर लड़की लाल बालों वाली महिला की मृत्यु से ज्यादा दुखी नहीं थी। सुंदर लड़की ने अर्धचरण आरोहण लोक वाले काले भालू को दूर कर दिया, विराट को अपनी पीठ पर लाद लिया और निम्न श्रेणी की 9वें दर्जे की आध्यात्मिक जड़ी बूटी को चुनने के लिए बड़ी चट्टान पर गई। ऐसा करने के बाद सुंदर लड़की ने विराट को अपनी पीठ से नीचे उतारा और उसे चट्टान के नीचे घास में लिटा दिया। उसे इसके खिलाफ बैठने दिया। वह खुद फिर उसके बगल में घास में गिर गई और आराम करने लगी। इस तथ्य से मूर्ख मत बनो कि काला भालू एक अर्धचरण आरोहण लोक का कल्टीवेटर जमीन पर लेटा हुआ था और उसे खुद को मारने दे रहा था। ताकत में भारी अंतर और भालू की मोटी खाल के कारण सुंदर लड़की को इसे मारने में अभी भी काफी मेहनत करनी पड़ी। इसके अलावा भयानक दृश्य ने उसे काफी डरा दिया था और वह काफी थका हुआ महसूस कर रही थी। इसलिए उसने विराट को नीचे लिटा दिया, कुछ देर आराम करना चाहती थी। वैसे भी उसे नहीं पता था कि रोहन और उसके साथी शिष्य कहाँ गए थे, इसलिए उसे उनके साथ पकड़ने के लिए जल्दी करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। हे बच्चे, तुम्हारा नाम क्या है? सुंदर लड़की ने बैठने के बाद विराट से पूछा। विराट उस समय की तुलना में बहुत बेहतर स्थिति में लग रहा था जब उसने उसे पहली बार पाया था। मेरा नाम विराट है, और आपका क्या है? विराट ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। मेरा नाम रिया है, अब से तुम मुझे लेडी रिया कह सकते हो, सुंदर लड़की ने कहा। यह सुनकर विराट अवाक रह गया। ऐसा लग रहा था कि उसका सामना एक और मूर्ख लड़की से हुआ है। ओह, तुम्हारी चोटें काफी तेजी से ठीक हो रही हैं। ऐसा लगता है कि रत्न भंडार कंपनी की उपचारात्मक गोलियां काफी प्रभावी हैं। इतनी गंभीर चोटें सिर्फ 1 या 2 दिनों में आधे से ज्यादा ठीक हो गई हैं। फतेहपुर में इन राक्षसों की लाशें बेचने के बाद तुम्हें आत्मरक्षा के लिए इनमें से और अधिक उपचारात्मक गोलियां खरीदनी चाहिए। सुंदर युवा महिला ने विराट को ऊपर से नीचे तक देखा और यह देखकर कि उसकी चोटें काफी हद तक ठीक हो गई थीं, उसने संतोष के साथ सिर हिलाया। विराट फिर से अवाक रह गया। क्या तुम्हारी घटिया गोली वास्तव में मेरी चोटों को ठीक कर सकती है? यहां तक कि जुबैदा द्वारा व्यक्तिगत रूप से परिष्कृत की गई नवजीवन संजीवनी गोली भी मेरी चोटों का इलाज नहीं कर सकती थी। केवल औसत प्रभावों वाली उस उपचारात्मक गोली की तो बात ही छोड़िए,
उसकी चोटें पूरी तरह से जीवन स्रोत मोती के कारण इतनी जल्दी ठीक हो गईं। इसके अलावा यहां तक कि जीवन स्रोत मोती ने केवल उसकी सतही चोटों को ठीक किया। जहां तक छिपी हुई चोटों का सवाल है, जिन्होंने उसकी नींव और रक्तवंश को नुकसान पहुंचाया है, उन्हें धीरे धीरे हटाने में लंबा समय लगेगा। जहां तक अपनी ताकत को ठीक करने की बात है, इसमें कम से कम 1 या 2 साल लगेंगे। इसके बारे में सोचो भी मत। हालांकि विराट स्वाभाविक रूप से सुंदर युवा महिला से ये बातें नहीं कहेगा। हे विराट, तुम्हें इतनी गंभीर चोटें कैसे लगीं? क्या दुश्मनों द्वारा तुम्हारा पीछा किया जा रहा था? सुंदर युवा महिला ने विराट को देखते हुए पूछा। हम कुछ ऐसा ही। विराट ने एक पल के लिए सोचा, फिर सिर हिलाया। इस मूर्ख लड़की को यह समझाना मुश्किल था। क्या वह संभव था उसे बता सकता था कि वह एक स्थानिक तूफान से मारा गया था और इसीलिए वह इतना बुरी तरह घायल हो गया था? अगर उसने उस सुंदर युवा महिला से ऐसा कहा होता तो वह शायद सोचती कि वह बकवास कर रहा है, और यह भी सोच सकती है कि उसके दिमाग में कोई समस्या है। इसके अलावा यह कहना कि उसका दुश्मनों द्वारा पीछा किया जा रहा था और वह इस स्थिति में आ गया, पूरी तरह से गलत नहीं था, क्योंकि अराजक रसातल का स्थानिक पतन मूल रूप से वरुण महल के दूसरे एल्डर के अराजक रसातल में घुसने और उस पर हमला करने का परिणाम था। मिस रिया, यह जगह कहाँ है? आप कहाँ से हैं? विराट ने सुंदर युवा महिला को देखते हुए पूछा। अपने निर्मल अवतार और स्वर्ण ड्रैगन अवतार के साथ अपने संबंध के माध्यम से विराट जानता था कि वह लगभग मध्य महाद्वीप के पूर्वी हिस्से में था, लेकिन उसे ठीक ठीक नहीं पता था कि वह कहाँ था। सौभाग्य से अंतिम क्षण में उसने अपनी सारी रक्तवंश शक्ति को जला दिया और स्थानिक अशांति से बचने के लिए अपने टेलीपोर्टेशन रक्तवंश कौशल का उपयोग किया। अन्यथा यदि वह स्थानिक अशांति से बहता रहता तो भले ही वह बच जाता, उसे नहीं पता था कि उसे कहां ले जाया जाएगा। स्थानिक अशांति से कोई कहां बह जाएगा, इसकी भविष्यवाणी करना मुश्किल है। एक अच्छे परिदृश्य में वह शक्ति सिंधु महाद्वीप के पास तारों वाले आकाश में बह सकता है। एक बदतर परिदृश्य में वह किसी अज्ञात दूर के बाहरी अंतरिक्ष में बह सकता है। नीलिमा और शार्दुल की तरह वे दोनों स्थानिक अशांति द्वारा देवदार झरना गुप्त क्षेत्र में ले जाए गए थे। नीलिमा का गृहनगर देवलोक सूर्य क्षेत्र में था। वह किस तरह का क्षेत्र या डोमेन था, यह अज्ञात था कि यह शक्ति सिंधु महाद्वीप से कितनी दूर था। यदि उसे बहुत दूर की जगह पर बहा दिया जाता तो भले ही विराट को पता होता कि टेलीपोर्टेशन व्यूह कैसे स्थापित किया जाए, वह वापस नहीं आ पाता। टेलीपोर्टेशन व्यूह सर्वशक्तिमान नहीं है, उनके पास उस दूरी की भी एक सीमा होती है जिसे वे तय कर सकते हैं। टेलीपोर्टेशन की दूरी जितनी अधिक होगी, टेलीपोर्टेशन व्यूह उतना ही अधिक उन्नत होना चाहिए। यदि दूरी बहुत अधिक होती तो विराट वर्तमान में जिस टेलीपोर्टेशन व्यूह को स्थापित कर सकता था, वह वापस नहीं आ पाता। शक्ति सिंधु महाद्वीप पर वापस उतरने में सक्षम होना सबसे भाग्यशाली बात थी। यह फतेहपुर के अधिकार क्षेत्र में हिम शिखर पर्वत क्षेत्र है। अरे विराट, क्या तुम स्थानीय नहीं हो? सुंदर लड़की ने यह सुनकर जिज्ञासा के साथ विराट को देखा। मैं वास्तव में स्थानीय नहीं हूं, विराट ने मुस्कुराते हुए कहा। तो फिर तुम कहां से हो? सुंदर लड़की और भी उत्सुक हो गई। अच्छा, क्या तुम सच सुनना चाहती हो या झूठ? विराट ने उसे देखते हुए पूछा। बेशक सच, तुम्हारी बकवास कौन सुनना चाहता है? सुंदर लड़की ने मुंह बनाकर बिना किसी हिचकिचाहट के कहा। अगर मैं सच कहूं तो मुझे संदेह है कि तुम मुझ पर विश्वास करोगी। विराट ने मुस्कुराते हुए कहा। बस मुझे बताओ, तुमने अभी तक कहा भी नहीं है, तुम्हें कैसे पता कि मैं तुम पर विश्वास नहीं करूंगी? सुंदर लड़की ने अपनी छोटी नाक सिकोड़ी और उपहास किया। अगर तुम सच चाहती हो तो मैं दक्षिणी महाद्वीप से आया हूं, विराट ने उसे देखते हुए कहा। दक्षिणी महाद्वीप? यह सुनकर सुंदर लड़की की आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं। हाँ, यह सही है, मैं वास्तव में दक्षिणी महाद्वीप से आया हूं, विराट ने सिर हिलाया। पफ! सुंदर लड़की खुद को हंसने से नहीं रोक पाई। तुम बहुत मजाकिया हो। अगर तुम दक्षिणी महाद्वीप से हो तो मैं दाव संघ मुख्यालय से हूं। स्पष्ट रूप से उसने विराट के एक भी शब्द पर विश्वास नहीं किया। दक्षिणी महाद्वीप अविश्वसनीय रूप से बहुत दूर था, शायद खरबों मील दूर। विराट के साधना स्तर के साथ उसके लिए इतनी विशाल दूरी को पार करना असंभव था। इतनी लंबी यात्रा रास्ते में उड़ना अनगिनत खतरों और दुर्घटनाओं को शामिल करेगा। यहां तक कि एक महान क्षेत्र का योद्धा भी इतनी लंबी दूरी को पार करते समय अपनी सुरक्षा की गारंटी नहीं दे पाएगा, विराट तो छोड़िए, जो केवल लघु महान क्षेत्र का शिखर योद्धा था। इसलिए सुंदर लड़की ने मान लिया कि विराट अपनी उत्पत्ति को प्रकट करने के लिए तैयार नहीं था और उसे बेवकूफ बनाने के लिए बस एक हास्यास्पद बहाना बना रहा था। मैंने पहले ही कहा था, अगर मैं सच बताता तो तुम मुझ पर विश्वास नहीं करती, विराट ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। उसने लड़की की बातों को दिल पर नहीं लिया। आखिरकार एक अजनबी के लिए उस पर विश्वास न करना सामान्य था, उस पर विश्वास करना असामान्य होगा। ठीक है, ये बकवास बहुत हो गई, चलो यहां से जल्दी निकलते हैं, सुंदर लड़की ने खड़े होकर कहा। यह जगह हिम शिखर पर्वत के भीतर गहरी है, खतरों से भरी है। अब जब सीनियर भाई रोहन और अन्य भाग गए हैं तो यहाँ हम दोनों ही हैं जो सुरक्षित नहीं है। हालांकि वह आज काफी भाग्यशाली रही थी। जो राक्षस उसके पास आते थे वे अक्सर अचानक पागल हो जाते थे। वह गारंटी नहीं दे सकती थी कि उसकी किस्मत हमेशा इतनी अच्छी होगी। इसके साथ सुंदर लड़की मुड़ी, विराट को फिर से अपनी पीठ पर ले जाने के लिए तैयार। मिस रिया, मेरी चोटें अब लगभग ठीक हो गई हैं, मैं खुद चल सकता हूं, तुम्हें मुझे ले जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, विराट ने जल्दी से हाथ हिलाया और कहा। वह तुरंत खड़ा हो गया। ओ प्रिय, तुम इतनी बकवास क्यों कर रहे हो? अपनी ताकत के साथ अगर हम किसी भी राक्षसी जानवर का सामना करते हैं तो तुम उनसे आगे भी नहीं निकल पाओगे, सुंदर लड़की ने चिढ़कर कहा। यदि तुम धीमे हो और जानवरों द्वारा पकड़ लिए जाते हो तो क्या ये मुझे तुम्हारे साथ नीचे नहीं खींच लेगा? मैं अभी जीने से थक नहीं गई हूं, मैं इस हिम शिखर पर्वत में तुम्हारे साथ मरना नहीं चाहती। बिना किसी और शब्द के सुंदर लड़की ने विराट को पकड़ा और उसे अपनी पीठ पर लाद लिया। विराट की चोटें अभी तक ठीक नहीं हुई थीं और उसकी ताकत 1% भी ठीक नहीं हुई थी। ताकत के मामले में वह सुंदर लड़की का कोई मुकाबला नहीं था और उसे फिर से अपनी पीठ पर ले जाना पड़ा। बेशक केवल विराट की शारीरिक शक्ति ठीक नहीं हुई थी, लेकिन उसकी आध्यात्मिक शक्ति को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा था। अकेले सूर्य आत्मा विच्छेद तकनीक की अपनी महारत के साथ वह आसानी से बाद के चरण के आरोहण लोक से नीचे के योद्धाओं को मिटा सकता था। सुंदर लड़की पर पहले हमला करने वाले राक्षसी जानवर सभी उसकी सूर्य आत्मा विच्छेद तकनीक से पागल हो गए थे। हालांकि विराट स्वाभाविक रूप से इस सुंदर लड़की के खिलाफ सूर्य आत्मा विच्छेद तकनीक का उपयोग नहीं करेगा। आखिरकार वह उसकी रक्षक थी। यद्यपि सुंदर लड़की की उपचारात्मक गोलियों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन बेहोश होने के दौरान उसकी सुरक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण थी। उसके कोमा के दौरान उसकी चेतना के सागर पर लगी मुहर के कारण शार्दुल अनंत परम मीनार से नहीं बच सकता था और इसलिए उसकी रक्षा नहीं कर सकता था। अगर उस समय कोई राक्षसी जानवर आ गया होता या अगर रोहन और लाल बालों वाली महिला ने उस पर हमला किया होता तो वह अपने असली रूप में वास्तव में अपनी जान गंवा सकता था। इसलिए विराट सुंदर लड़की की जीवन रक्षक कृपा के लिए बहुत आभारी था। यही कारण है कि उसने तुरंत शार्दुल को उसे दूर ले जाने के लिए नहीं कहा, बल्कि इस सुंदर युवा महिला के पास रहा, जिसका उद्देश्य उसकी दयालुता का बदला चुकाना था। सुंदर युवा महिला द्वारा उसकी पीठ पर मजबूर किए जाने पर विराट को लाचारी का एहसास हुआ, लेकिन वह केवल उसे अपना रास्ता बनाने दे सकता था।
सुंदर युवा महिला विराट को ले गई। हिम शिखर पर्वत के किनारे की ओर बढ़ रही थी। रास्ते में उसे राक्षसी जानवरों के कई हमलों का सामना करना पड़ा, लेकिन बिना किसी अपवाद के ये जानवर उसके करीब आते ही तुरंत पागल हो जाते और उसने उन्हें आसानी से मार डाला। जैसे ही वह हिम शिखर पर्वत की गहराई से बाहर की ओर चली, उसने इतनी सारी उच्च स्तरीय राक्षसी जानवरों की लाशें इकट्ठी की कि उसके हाथ दुखने लगे। इस बार उसकी अर्जित की गई संपत्ति कई अरब 8वें दर्जे के आध्यात्मिक पत्थरों के होने का अनुमान था। महारानी रेणुका ने कहा, कुछ हद तक खोई और भ्रमित। इस दृश्य का सामना करते हुए उन्हें लाचारी का एहसास हुआ। अपनी ताकत के बावजूद वह इस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकती थीं, क्योंकि उनका हस्तक्षेप केवल और गंभीर परिणाम लाएगा। यह विराट की अपनी किस्मत पर निर्भर है, एल्डर योगिता ने लाचारी से कहा। एक दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ के रूप में भी वह इस स्थिति में शक्तिहीन थी। किसी को उम्मीद नहीं थी कि एल्डर जगत इतना लापरवाह होगा, सीधे अराजक खाई में घुसकर विराट पर हमला करेगा। वह पूरी तरह से अपनी जान जोखिम में डाल रहा था। भले ही वह अराजक खाई से जिंदा निकलने में कामयाब हो जाए, दिव्य पवन महल उसे कभी नहीं छोड़ेगा। रेणुका, चिंता मत करो। भले ही विराट का मुख्य शरीर मर जाए, वह केवल एक शरीर खोएगा, वास्तव में नहीं मरेगा। मत भूलो, इस मुख्य शरीर के अलावा उसके पास 2 अन्य क्लोन हैं। इसका मतलब है कि उसके पास अभी भी कम से कम 2 जिंदगियां हैं। एल्डर योगिता ने उसे दिलासा दिया। एल्डर योगिता के शब्द सुनकर महारानी रेणुका को थोड़ी राहत महसूस हुई। उन्होंने अराजक खाई में विराट को गहरी नजर से देखा, खुद को संभाला और फिर अराजक खाई के बाहर की ओर उड़ गईं। चंपा और आयु विराट को खतरे में देखकर मूल रूप से उसे बचाने के लिए अंदर जाना चाहती थीं, लेकिन माया और नन्ही नीली चिड़िया ने उन्हें रोक लिया। जबरदस्ती उन्हें अराजक खाई से दूर खींच लिया। ये 2 पगली लड़कियां, वे इस स्थिति में कैसे हस्तक्षेप कर सकती थीं? विराट का शरीर मर गया, लेकिन कम से कम उसके पास अभी भी 2 अन्य जिंदगियां हैं। अगर वे 2 पगली लड़कियां मर गईं, तो वे वास्तव में बर्बाद हो जाएंगी। विराट अक्सर उन्हें 2 छोटी इडियट और मूर्ख पक्षी कहता था, लेकिन लगता है कि वास्तव में मूर्ख वे दोनों नहीं, बल्कि चंपा और आयु, वे 2 पगली लड़कियां हैं। दाव संघ के विभिन्न संप्रदायों के योद्धा अराजक खाई से पूरी गति से दूर उड़ गए। इस बीच अराजक खाई में स्थानिक तूफान एक आश्चर्यजनक गति से फैल रहा था। मौजूदा स्थिति को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि आरोहण लोक से नीचे के उन योद्धाओं के लिए इस स्थानिक तूफान के प्रसार की गति के साथ तालमेल बिठाना मुश्किल होगा। यदि इस स्थानिक तूफान को इस दिशा में फैलते रहने दिया गया, तो संभावना है कि आरोहण लोक से नीचे के इन आधे से अधिक योद्धाओं की अंततः मृत्यु हो जाएगी। एल्डर फनीश्वर, महारानी रेणुका, साथी योगिता, आइए इन स्थानिक तूफानों का विरोध करने के लिए सेना में शामिल हो।